69वें एपिसोड अरे यार 55वां है 55वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग 3-4 विषयों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो वामपंथियों की जो सुलगी पड़ी है धुरंधर के सक्सेस के कारण, उस पे चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर कांग्रेस जिस तरह से बिहेव कर रही है उस पे, इंडिगो ने कैसे सरकार को घुटनों पे झुका के उनके मुंह में दे दिया कि भाई अब तुम बोलो, मुंह में शब्द दे दिया कि तुम बोलो कि हम रिलैक्स करते हैं, वन टाइम एग्जेम्पशन देते हैं। इन सब पे चर्चा होगी और एक आध विषय और होगा, हम उसको भी लेंगे। तो सर्वप्रथम धुरंधर पे आप लोगों के ओपनिंग रिमार्क्स कि धुरंधर कैसी लगी एज ए फिल्म? किससे पूछा है? कहीं से कोई अरे वहीं से स्टार्ट। मैं बोलता हूँ भाई, पहली बात तो थोड़ा कम बोलिएगा, ये नहीं कि पूरा रिव्यू 15 मिनट आदमी जो भूल गए। 1:46 हो गया। हाँ ठीक है। कितना मिनट का है? 3 मिनट आपको ओपनिंग दिया जाएगा। फिल्म बहुत अच्छी लगी है, खत्म हो गया। हाँ तो भाई तुम शुरू कर दे अब, इसने पहले कि वो शुरू करे। नहीं, इसमें क्या था कि जो मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी शुरुआत में, वो सोशल मीडिया ने थोड़ी सी मार दी थी, क्योंकि अच्छा। हाँ, उसका क्या था कि जो ट्रेलर वगैरह था वो तो सारा कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर इन लोगों ने शुरुआत में उसको पता नहीं है प्रमोट नहीं कर रहे थे। फिर यामो गौतम का ट्वीट आया था कि भाई पेड प्रमोशन एंड ऑल, उस टाइप से कुछ ट्वीट आया था। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं, या तो ये फिल्म बहुत ही बढ़िया है या फिर साला इनको लग रहा है कि इसको क्या प्रमोट करें। तो ऐसा मेरे उसमें दिमाग में जा रहा था। फिर मैं एक ठीक ठाक एक्सपेक्टेशन के साथ गया था फिल्म को देखने के लिए, और एक दुविधा ये भी थी कि 3.5 घंटे की एक और फिल्म कुछ समय पहले आई थी और उसमें थोड़ी सी निराशा हुई थी। तो ऐसा कुछ ना हो जाए। वो 3.5 घंटे की नहीं थी, वो 3.25 घंटे की थी, लग 4 घंटे की रही थी। अच्छा भाई वो 3.5 घंटे की थी, 3.5 घंटे की थी। तो उसने कई सीन्स में रुला दिया था। अब ये फिल्म ऐसा ना करे इस तरीके से, पर जब मैंने फिल्म को देखा है मुझे लगता है कि भाई इस फिल्म के सामने हॉलीवुड किन फिल्मों की बात करता है, जीरो डार्क 30, आर्गो, मुझे लगता है ये दोनों की दोनों फिल्में इस फिल्म के सामने बॉनी है। अरे नहीं यार, नहीं भाई, मेरे को आर्गो के सामने होता है यार। तो एक सेकंड, मतलब आप इंडियन एस्पेक्ट से देख रहे हैं, पर्सनल ओपिनियन है भाई, क्या झगड़ा कर रहे हो? आप आर्गो की भी बात करोगे ना इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, उसमें क्या है आर्गो में? आप ये देखो, एक अकेला बंदा है जो एक पर्टिकुलर देश से अपने लोगों को निकाल रहा है, उसमें इतने लेयर्स ही नहीं है। हाँ, हम उसकी चर्चा बेल बॉटम से कर सकते हैं। अक्षय कुमार वाली बेल बॉटम से कर दो। ये फिल्म भारत के इतिहास में जितनी स्पाई मूवीज बनी है ना, सबकी बाप है। हाँ, ये अग्री है। क्योंकि आप नहीं, मैं उसमें भी वैश्विक परिदृश्य में भी बोल रहा हूँ भाई। आप जीरो डार्क 30 मैंने देखी है। ये साले जो जेम्स बॉन्ड वगैरह की फिल्में बनाते हैं वो तो रियलिस्टिक होती ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जेम्स बॉन्ड में तो मेरे को कोई मजा आया जो भी है, जेम्स बॉन्ड अलग जॉनरा हो जाता है। हाँ, वो जॉनरा अलग है। वो मतलब जब तक मैं कॉलेज में था ना, मेरे को पसंद आती थी। अभी मैं जेम्स बॉन्ड की फिल्में नहीं देख पाता, नहीं आती पसंद। ये फिल्म ऐसी थी कि इसमें मैं पहले सीन से जब वो देखता, उसको यूं फ्लाइट को देख रहा होता है, डोवाल या क्या सान्याल जो भी था, तो उसको यूं देख रहा होता है और सिगरेट मार रहा होता है, और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको एक्सप्रेशन से, फर्स्ट एक्सप्रेशन से मैं उस फिल्म में बंध गया हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कहीं लूज होगी। वो फिल्म कहीं लूज नहीं दिखी मुझे। पूरी फिल्म ऐसे एक, मतलब 2 घंटे में तो इंटरवल हुआ है भाई उसका, और 2 घंटे तक आप बिल्कुल एज पे रहते हो। इंटरवल वाला शॉट याद है? हाँ, ऐसे गेट बना हुआ, एक तरफ ये एक तरफ ये, बीच में आता है। अब मैं इसको इंटरवल हुआ, मैंने इसको कहा यार इंटरवल हो भी गया, और सब जब टाइम देखा ना तो ऑलमोस्ट 2.5 घंटा हो चुका था हमें थिएटर में बैठे हुए, क्योंकि 20 मिनट 25 मिनट तो एड चलती थी। ये फिल्म एक्चुअली में, इसीलिए मैंने थोड़े से बड़े शब्द बोले हैं कि आर्गो और वो जितनी भी फिल्में हैं उनसे बेटर इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत भयंकर तरीके से लेयरिंग है। आप ये देखो, गैंग्स ऑफ वसीपुर अगर हम बात करें ना, तो गैंग्स ऑफ वसीपुर फर्स्ट पार्ट में बहुत लेयरिंग थी, सिमिलर लेयरिंग इसमें। फौदा देखिए आपने, फौदा वेब सीरीज देखी है? अब क्या है ना, जैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर की भी हम बात करते हैं या फिर हम बाहुबली की बात करते हैं, मैं पार्ट 1 और 2 कंपैरिजन के विरोध में हूँ, क्योंकि वो एक्चुअल में एक फिल्म है। और चूंकि हम 7 घंटे किसी को बिठा के दिखा नहीं सकते, इसलिए वो 2 पार्ट में जो है वो रिलीज हुई, ये भी है। हाँ, तो जो इसमें मुझे जो सबसे बेहतरीन चीज लगी ना, वो लेयरिंग लगी है
कि सिर्फ आईएसआई नहीं दिखाया गया, आईएसआई बोल के कि भाई आईएसआई करता है ये सब कुछ, वो तो बहुत छोटा हिस्सा रहा है राइट। ISI इन सालों ने ऐसा मतलब उसमें घुसे हैं ये कि जो रहमान डकैत, इनका क्या रोल है, हथियार कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से वो सप्लाई होते हैं, आईएसआई फिर उनको कैसे यूज करता है, फिर कैसे काउंटरफिट करेंसी का एक पूरा चक्कर चलता है, इन्होंने हर लेयर को पकड़ा है। और मुझे लगता है कि सुलगी भी सबसे ज्यादा इसी कारण से है कि ये ऐसे ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं ना। ऊपर से पहले देखो, पहले टेरर बेस्ड मूवी में क्या होता था कि टेररिस्ट है, बम कहीं से मंगाया, फोड़ दिया, हमारे जासूस थोड़ा बिकनी उकनी हो गया, सेक्स हो गया, चुम्मा चाटी हो गया, और जाके वो सॉल्व कर रहे हैं। अब भारत पाकिस्तान जिंदाबाद, दोनों झंडे मिल रहे हैं, अपना कबूतर मिल रहा है, ये सब हो रहा है। इसमें क्या है कि आतंकवाद के पीछे के लेयर्स सारे दिखाए, वही कि किस तरह से लोकल माफिया अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करता है दूसरे देश में हो रहे आतंकवाद पे। इससे इनकी जो है सबसे अधिक इसमें इंक्लूडिंग इन इंडिया जो ये दाऊद शाउद के जितने, ये भी अंडरवर्ल्ड ही था ना शुरुआत में। दाऊद था भाई कसाई खाने वाला, जो कितना बढ़िया से बोल दिया करे हमारे भाइयों का है, वो कैश का है, उसमें बंडलों में मिला देंगे, निकल जाएगा। ये एक दो डायलॉग से पूरा डिमोनेटाइजेशन का पर्पस क्या था वो जो समझाया एक तरह से। मतलब अभी तक ना इतनी सारी जनता ऐसी थी जिसको डिमोनेटाइजेशन का पर्पस ही नहीं पता था कि क्यों हुआ, क्या मिला इससे, पिक्चराइजेशन नहीं होता। हम लोग भी जब जैसे कह दिया वर्बली सुना था बस, टेरर फाइनेंसिंग जो है इससे रुकती है, कैसे रुकती है, क्या होता है, कैसे होता है, ये इस फिल्म में बताया। और एक जो आप बोल रहे हैं डोभाल वाला, उसमें मुझे सबसे इम्पैक्टफुल उसका लगा जब वो भारत माता की जय बोलता है, सामने से कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता, फिर वो बोलता है, फिर वो कोई नहीं, फिर बोलता है कि आप लोगों के लिए खुशखबरी है, और खुशखबरी मतलब तुमको हैप्पी फेस के साथ देना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये वही है कि एक्टर जो है जो लाइंस को समझता है कि क्या मैं बोल रहा हूं और ग्रेविटी क्या है उस सीन की, तो डायरेक्टर जब यहां तक ध्यान देना तो वो स्टार्ट से ही लग जाता है कि फिल्म शुरुआत से लगा था। पता है ये एक रियल इंसिडेंट है। हाँ, अजीत डोभाल ने अपने एक उसमें किसी इंटरव्यू में या किसी चीज में ये बोला है कि मैं वहां पर भारत माता की जय के नारे लगवा रहा था और वहां सब चुप बैठ गए थे, उनके अंदर इतना भय था। तो ये जो साले सीरीज बना रहे थे IC 814 वगैरह जो भी उसमें अंताक्षरी खिलवा रहे थे, वो साले भय तो तुमने दिखाया नहीं लोगों के चेहरे पर, लोगों के दिमाग पर। एक ढंग का सीन ऐसा नहीं था जिसमें आप उन लोगों की सेंसेस रोक दी गई थी। यार देखो, लोगों को एक फिल्म ने ना कई सारे प्रोपेगेंडा वेब सीरीज और फिल्मों के ऊपर मुंह दिया, कहीं के ऊपर मुंह दिया है, सही बताऊं तो। अब ये जो फिल्में बनेंगी ना, ये जो ये ISI की लड़की को बिकनी उनके तुम दिखाओगे, हर एक में यही होता है। ये मुझे लगता है कि आगे बनाने से पहले ना ये सोचेंगे इस टाइप की फिल्में। अब इनसे लोकल टाउन नहीं संभलता, बोलते स्पाई यूनिवर्स हमने। हाँ, यूनिवर्स। ऐसा नहीं तो अब के देख लो ना, वॉर का क्या हाल हुआ है, बढ़िया करा लोगों ने। ये मतलब ये लोग विवेक अग्निहोत्री के लिए प्रिपेयर्ड थे, आदित्य धर केम आउट ऑफ सिलेबस, वो सरप्राइज टेस्ट हो गया इनका, इनको समझ में ही नहीं आया ये क्या हो गया भाई हमारे साथ। और भाई पार्ट 2 से भयंकर आने वाला है। एक ने लिखा भी ये बात कि हम जो है जब देखते हैं इस तरह की फिल्मों को तो उसमें हमें एक्सपेक्टेशन होती है ऐसे कि इन द फेस टाइप का वो चले नहीं, दीज ब्लडी हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ सटल फिल्म मेकिंग। ये बात जो वो कह के उसकी नाराजगी इस बात से थी, ये किसी का था, मैं ट्विटर पे इन 2018 ध्रुव राठी केम अप विद अ वीडियो जिसमें उसने कहा कि तुम्हें पद्मावत पसंद नहीं आ रही है, तुम पद्मावत को रोकना चाहते हो, टुड्डी पे क्या हाथ दिया है उसने, वो देखा साला। तुम्हें पद्मावत पसंद नहीं आ रही है तो अपनी बना लो। तुम्हें लग रहा है कि हिस्ट्री खराब हो जाएगी, अपनी बना लो, डायरेक्शन सीखो और अपनी बना लो। और ये लोगों को घमंड था कि सारा का सारा जो ये टैलेंट जो है ना वो हमारे पास है, जो डायरेक्टर्स हैं वो हमारे हैं, इकोसिस्टम जो है वो हमारा है। लेकिन जो ये आदित्य धर और विवेक अग्निहोत्री और ये लोग जो आ रहे हैं ना और अच्छा काम कर रहे हैं, फट गई है। और धुरंधर ने तो फाड़ दिया, लिटरली फाड़ दिया। यार देखो, मैं इस फिल्म को दोबारा देख सकता हूँ और मैंने तीसरी बार देखी भाई, मैं दोबारा जाऊंगा, मुझे दोबारा देखनी पड़ेगी। मैंने कल तीसरी बार देखी। मैं जब बैठता हूँ तो मैं पहली बार फिल्म में तो चाहे मैं मिराई जैसी भी फिल्म देखता हूँ ना, मैं साला नोट्स लेता रहता हूँ। तो अब जैसे एक उसमें अब सेट डिजाइन में वाशमा बट बिरयानी, अब ये इतने बढ़िया मतलब मीम्स को कैसे वॉश और ओन बट। तो अब यही अंतर है आदित्य धर और विवेक अग्निहोत्री में
विवेक अग्निहोत्री मीम को एज इट इज लगा देते वो हैं। लगा देते हैं। आदित्य धर ने सेट डिजाइन में उसका जो है यूज किया, जिस पे ध्यान आपका नहीं जाएगा। वो ईस्टर एग्स वाला कोई वीडियो बनाएगा तो उसमें आपको जो है वो जाकिर कोचिंग सेंटर है, जब वो उसको मारपीट डाल देते हैं ना, वहाँ जाकिर कोचिंग सेंटर को 2-3 बार फोकस किया गया है। एक चीज मेरे को लग रही थी थोड़ी सी कि जब वो कार चेजिंग या फिर कुछ और चेजिंग इस टाइप के सीन्स चल रहे थे, उसमें जो पाकिस्तान की सड़कें हैं वो अच्छी दिख रही थी। चंडीगढ़ की सड़कें लग रही थी। नहीं, वो है भी चंडीगढ़ की, पर ना उसमें क्या है कि जो लड़की को बाइक पे भगाता है वो तो चंडीगढ़ में ही शूट हुआ है। वो तो क्योंकि कराची का दिखाया ना, अंदर कराची में तो अच्छा है वहाँ। नहीं, वहाँ पे ठीक है, पर जो उसमें गाड़ियां दिख रही थी ना, वो ऐसी गाड़ियां साला आज भी पाकिस्तान के अंदर दिखती कम है। वो तो सीन को आपको मस्त बनाना था ना, उसमें तो सीन चेसिंग अच्छी दिखानी थी। दूसरी बात ये भी है कि 80s 90s तक पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हमारे से बहुत अच्छा, हमसे तो बेटर था। अब इनकी बर्बाद इधर ये जब मुशर्रफ और उसके बाद धीरे धीरे ये जब आने लगा और इनकी इकोनॉमी जब 2008 नीचे जाने लगी ना, तब ये, और 2008 अभी से 17 साल पहले था, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रम्बल किया और इनके पास पैसे उसके बाद से है नहीं। भारत ने जब से मतलब थोड़ा सा टफ स्टैंड लिया है, चाहे ट्रेड हो और बाकी जगहों से इनको अलूफ बनाने का क्या हो, इस कारण से भी हो सकता है। जो माचिस दिखाई ना, वो मैंने सर्च करी, वो पाकिस्तान की माचिस जो जला कर और उसमें फेंकता रहता है ना, वो माचिस भी पाकिस्तान की है। बहुत सारी डिटेल में आईफोन का जो यूज किया वो आईफोन 3G है, जो उस टाइम के जो यूज किए हैं। तो ये है, यही सारी चीजें हैं ना कि जो आपको मतलब सिलेंडर जो होता है वो कट वाला जो दिखाया उसने, वो सारा का सारा गाड़ियां ऑटोस जो वहां चलते हैं, वहीं की बाइक्स जो दिखाई गई हैं। ब्रिलियंट है, जो मतलब जो चील चौक के पास उसके पूरा ये वाला वो मारता है, मारता है, वो कितनी दूर पड़ता है, चेज वगैरह जो कुछ भी है ना, उन्होंने पैरेलली चल रहा है। मेरे को वो और ये लड़की को भगाता है वो वाली चेसिंग, दोनों अच्छी लगी। और दोनों में गाने नहीं, दोनों में नहीं, पूरी फिल्म में जो गाने का इस्तेमाल किया गया, बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल, गानों की बात आप कर रहे हो ना, मतलब ये जो इश्क है, जो ना तो कारवां की तलाश थी, ये जो गाना है, ये एक्चुअली गाना मतलब इसने राकेश रोशन के रोशन ने दिया था म्यूजिक। रोशन ने दिया था ये म्यूजिक, 12-13 मिनट का गाना। हाँ, और ये गाना मतलब ये जो कव्वाली है ना भूतो ना भविष्य थी ना, मतलब इसके पहले भी ऐसी कव्वाली कभी नहीं बनी और इसके बाद भी आज तक ऐसी कव्वाली कभी नहीं बनी, और उसको इन्होंने यूज किया है और उसको थोड़ा और बल्कि आज के जमाने का करके और थोड़ा सा बेटर सारे से ही करे हैं। हाँ, ये तो यार और कोई गा भी नहीं। एक वो जो है वो तेरे नहीं करा के मैं तो, वो कौन सा गाना है यार, वो कवाली है, वो पाकिस्तान की, जब ये 9 अगस्त के हथियार की डील के लिए और वो उससे मिलने के लिए जाता है बलूचिस्तान में, बाइक से जाता है अकेला शादी के बाद, तो उसमें वो एक कवाली चल रही होती है, वो पाकिस्तान की है, बहुत पुरानी है। मैं उसको पुराने वर्जन में सुनता था, इसमें सुनकर मजा आ गया यार। देखो मेरे को ना, जो मेरे को एक्सपेक्टेशन होती है कि ये आएगा, वांगा आएगा, उसका म्यूजिक बीजीएम जो है वो मजा आएगा सुन के। इसमें मजा आया मेरे को, इसमें बैकग्राउंड वांगा का म्यूजिक जो है ना वो अलग तरह का है। हाँ। इसने क्या किया, इसका फ्यूजन क्रिएट किया बहुत ही बढ़िया, कि गीत भी यूज किए। वांगा के बैकग्राउंड म्यूजिक में वो गीत का इंटीग्रेशन इस तरह से नहीं है। एक जगह जो वो रंबा हो गाना है, जब शूट आउट होता है जो कैफे में, मतलब शादी वाला या बर्थडे पार्टी वाला, जो रहमान डकैत के बेटे वाला, उसमें देखो बीच में गाना थम जाता है, फिर जब रणवीर उठता है और मारना, फिर रंबा हो तो वो जो बाल उसके ऐसे यूं आते हैं, पूरे घूमते और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा, ये वाले की बात करता मैं। अच्छा, ये भी बाइक लेके जाता है वहाँ, हाँ, तो ये वाला गाना उसका, ये पाकिस्तानी कव्वाली है। आ जाएगा। नहीं, मैं चलाया नहीं है ना, चलाया नहीं है मैंने। तो नहीं, इसका पूरा एक क्या होता है ना, बीजीएम 2 तरह से होता है, कि एक लेयर बीजीएम का ही है खाली, इसका साला, और संगीत फिर दूसरे लेयर पे है गाना। इसने बीजीएम संगीत ऐसे करके और बहुत ही अच्छे से इंग्लिश रैप लिए हैं, बहुत अच्छे। उसमें जेनजी के लिए जो है जिस तरीके का म्यूजिक चाहिए होता है वो लिया है, और उसी तरीके के एक्शन सीक्वेंसेस, उसी तरीके की फाइट, वो सारा एक आप ये देखो, इतने सारे लोग इसने यूज किए हैं और एक्टिंग
इसकी देखो तो साली इसकी लग रही है बहुत तगड़ी एक्टिंग कर नहीं रहा है। भाई, अक्षय खन्ना बाप निकल गया नहीं, इसमें भाई। अक्षय खन्ना यार, अक्षय वो खन्ना तो दिख रहा है अक्षय खन्ना। राकेश बेदी की एक्टिंग आप अरे देखो भाई साहब, आप क्या राकेश मैं बेदी इसको- से ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे नहीं थे नहीं कि वो नहीं 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 ऐसे मैंने एक्टिंग करेगा वो? इसको थिएटर में ही कहा था मैंने कहा, यार राकेश बेदी खा गया। यार राकेश बेदी ना मेरे को श्रीमान श्रीमती जैसे सीरियल्स का याद है, हाँ। जो कोकी जी के अभी कुछ आता है वो सब कौन करता कौन था। से उसमें सीरियल में आता है? बट वो ऐसा एक कनिंग पॉलिटिशियन जो कि दूसरे को मरवा रहा है, जिसको जो कह रहा है कि साले 19 साल का तू है और 19 साल की लड़की पटाली तो तूने 32 साल सोचा, का तू है। 31 साल का तू है, 19 साल की लड़की बटा ली, कोई बात वो कर दिया कोई तूने बहुत बड़ा तीर मार दिया तूने भाई। क्या डायलॉग डिलीवरी थी। हाँ नहीं बढ़िया, मतलब बहुत मुझे इन सब में सबसे वही खाली संजय दत्त लगा है कि संजय दत्त अपने आप को ही प्ले करता हाँ, हुआ बस वही था वो अपने आप को ही ले रखा है। लेकिन वही है कि वो भी उसका रोल उतना नहीं था इसमें जो है वो निकल गया, वो भी इसमें जो है वो निकल ही गया। नहीं। अदरवाइज आप देखो ना कि संजय दत्त इज वेरी गुड एक्टर। हाँ। मतलब उसके जॉनरा की अगर वीडियो, और ये तो मूवी उसकी जॉनरा की थी, ऐसा थोड़ी था। यार, पर बंदूक वो नहीं दे दो करता। तो उसका जॉनरा हो ही जाता है। नहीं वो संजय ना ऐसे में अच्छा लगता सिगार है। दे दो मोटा सा, और एक बंदूक दे दो, और एक हार्ले डेविडसन दे दो, बस, वो आ वो जाएगा। वो- और एक चाकू ऐसे वैसे ही अच्छा लगता है। मुसाफिर वो ऐसे ही अच्छा लगता है। यार आप अभी इसमें देखो, ये संजय दत्त और अक्षय खन्ना की वाइफ। सन्नी देओल, संजय दत्त और सन्नी देओल का वो है। संजय दत्त का ऑरा भी सन्नी देओल जैसा ही है, ठीक है। अब ये चीज आप नोटिस करना कभी भी कि सन्नी देओल को ना कोई भी फिल्म मेकर पिटवाता नहीं है। बिल्कुल सन्नी देओल मारता ही दिखेगा आपको, पिटता हुआ नहीं दिखेगा। मतलब उसमें आप जो डॉन है ना उसको बहुत ऊंचा नहीं दिखा सकते। और ऐसा ही कुछ संजय दत्त के साथ भी है। इसमें तो बहुत पीटा, इसमें बहुत पिटा है। और सारा चांद चिरड़ सी है वह, उन्न ठाठा फेंका इसमें से। मैं लिटरली देख रहा यार संजय दत्त को ऑरा नहीं दिखाया संजय दत्त का। संजय दत्त का ऑरा कहाँ है? तो वो मैं ढूंढ रहा था कि वो ऑरा आएगा, वो आया नहीं। क्योंकि अभी क्या था, असलम की कहानी तो चलेगी भाई, ये डकैत की, रहमान डकैत की कहानी खत्म होती है, लेकिन असलम की कहानी अभी चलेगी। वो एक्चुअली जो ये जो एसपी था, एक्चुअल जो था वो भी बड़ा खुखार था वहां पे पाकिस्तान में उसकी। और पाकिस्तानी जो थे वो कह रहे हैं चौधरी जो एसपी था, इसकी कहानी तो हमारी सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। हमारे मेकर्स क्यों नहीं बना रहे इसको? इंडियन मेकर्स बना रहे हैं इसकी कहानी को, हमारे क्यों नहीं बना रहे हैं? और वो भी अच्छे एक्टर लेके बनाई, यूं भी नहीं कि भाई चलते फिरते कोई एक्टर ले लिया। अब तो आपने वामपंथियों का रिव्यू इस पे देखा? हाँ देख रहा हूँ। अनुपमा चोपड़ा वाला कांड क्या हुआ पता है आपको? डिलीट कर दिया उसने बाद में। मेरे को पता है। नहीं डिलीट नहीं, पता है, मैं बताता हूँ। प्राइवेट किया हुआ है उसने। मैं बताता हूँ सीन क्या है। द हॉलीवुड रिव्यू करके एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है। वो संदीप गोइंका वगैरह का है ये, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये जो चैनल है अनुपमा चोपड़ा को बोलते हैं कि तुम हमारे लिए भी रिव्यू कर दिया करो, तो उसने इनके लिए रिव्यू कर दिया, ठीक है। अब ये जो गोइंका हैं, इनका पैसा लगा हुआ है सारेगामापा म्यूजिक लेबल में, ठीक है। अब सारेगामापा म्यूजिक लेबल जो है वो धुरंधर का म्यूजिक लेबल है भाई, ठीक है। अब आपने अपने लेबल की फिल्म का बैंड बजा दिया, और यहां से एक बात ये भी पता चलती है कि आप देश के अगेंस्ट बोल लो चलेगा, लेकिन लेबल के अगेंस्ट बोलोगे तो नहीं चलेगा। तो उन्होंने वो वीडियो प्राइवेट कर दी इसीलिए, और पूरा और कुछ बोला तक नहीं कि ये मतलब इसलिए कर रहे हैं। यामी ने जो वो पोस्ट किया था वो तो प्री अनुपमा चोपड़ा था, लेकिन उसको लग गया होगा कि भाई इस फिल्म उसने देखा है, उसको पता है कि इस पे रिएक्शंस कैसे आएंगे। अब मेरी एक फ्रेंड है, वो जी में काम करती है, एंटरटेनमेंट बीट पे, और उसका बोलना है कि यार तुम 3 से कम स्टार तो दो ही मत किसी फिल्म को, क्योंकि या तो जी साला स्ट्रीमिंग पार्टनर है, जी म्यूजिक पार्टनर है, या कोई एक्टर जो है वो जी से किसी न किसी तरह संबद्ध है। बोली कि कई बार ऐसा होता है कि मैं हाथ खड़े कर देती हूँ, मुझे नहीं देना है भाई, अपना जिसको देना है दो, मैं इसको नहीं, मेरा नाम इसके साथ नहीं जाएगा। और यही चीज कहीं ना कहीं हर मीडिया हाउस के साथ है, या फिर आपको पीआर एजेंसी। आप सोचो ना कि एड का बजट 100 करोड़ का होता है, फिल्म 150 करोड़ की बनी, 100 करोड़ साला एड और पीआर प्रमोशन का बजट। बिल्कुल। अभी कुछ समय से मैं देख रहा हूँ, चाहे वांगा वाली फिल्म हो या ये वाली हो या 3-4 जो सक्सेसफुल हुई है, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो हम पिछले 15 साल से देख रहे हैं ना, कि कॉलेज में जा रहे हैं हीरो, ऐसे ऐसे पूरा ऑरा फार्मिंग चल रहा है अपना, ये सब अब नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा है। अब ये लोग
मतलब अब इनका पैसा खर्चा होता है यूट्यूबर्स पे, यूट्यूब वालों को ये पैसा देते हैं। और हमारे जितने मित्र हैं जो केवल रिव्यू का चैनल चलाते हैं, एक आध अपवाद को छोड़ करके हमारी जितनी जानकारी है, चाहे 1 लाख ही ले, 50,000 ही ले, लेकिन उन तक पैसे जा जाते रहे हैं, which is a good thing। हाँ ठीक है, लेकिन अब इसमें गुड और बैड का क्या हो जाता है समस्या कि फिल्म अच्छी हो तब तो आप अच्छा रिव्यू कर रहे हो, उसके लिए पैसा मिल रहा हो तो दैट इज ठीक है, वो आप डिजर्व। लेकिन खराब फिल्म को अच्छा कहना, आप अपने ऑडियंस के उछल रहे हो, धोखेबाजी तो ये चीज नहीं करना चाहिए ना। वो तो आपको अपना आपको ये बोलना चाहिए कि भाई मैं मूवी देखूंगा उसके बाद करूंगा। और वामपंथी क्या है, ये साले अच्छी फिल्मों को खराब कहने का पैसा, इनका यही पैसा मिलता है, या पैसा ना भी ले, अपनी विचारधारा से चले। अब जैसा हम होते हैं, हमारा पिछले रिव्यू हुआ कंतारा का, अब हुआ इसका, आपने 120 बहादुर का किया, मैं देख नहीं पाया, और अब 21 का मन है कि 21 को हम देखेंगे, तो वो 25 को आएगी 21, लेकिन वो उसका हम करेंगे, वो जैसी भी है। नहीं, कुछ फिल्म अब जैसे अवतार आएगी, मन करता है उन्होंने देखने का भी, बोलने का भी, ग्रैंड है, और हम रिव्यू चूंकि करते हैं, सबका नहीं करते, लेकिन इस लेवल की वो सन्नी संस्कारी का भी कर रहे हैं। हजारों फिल्में आती हैं, लेकिन जो देश और धर्म से जुड़ी हुई हैं उन्हीं को ही देखने जाते हैं। ये क्या बोल रहा जिसका नाम लिया सन्नी संस्कारी, तो बहुत ही बकवास फिल्म थी, मैंने आधे पौने घंटे की देखी है। अच्छा, मैं भाई कल बागी 4 में एक वो शॉट है ना मास्क वाला, नहीं देखी। तुमने देख ली? सुनो शुरू कर दी तुम, पूरी बात सुनो भाई। कल मैं ऐसे ही चला रहा था तो मुझे दिख गया, फिर मुझे याद आया कि इन लोगों ने एनिमल वाला मास्क वाला सीन जो है कॉपी किया, उसमें कुल्हाड़ी उल्हाड़ी लेके मैंने ड्रैग करके वहां पे लगाया कि ये क्या कर रहे हैं भाई। ऐसा रद्दी बैकग्राउंड स्कोर उसमें है, कोई मतलब कोई तारतम्यता ही नहीं है। स्क्रीन पे कुछ हो रहा है और मास्क लगा हुआ कुछ, बोले साला क्या कर रहा है यार। और उसमें संजय दत्त उसी अवतार में है जो संजय दत्त आपको केजीएफ में दिखा था, फिर जो इसमें दिखा भाई संजय दत्त है अपना, इतना बड़ा चेहरा उसका स्क्रीन पे साला है, आधा चेहरा स्क्रीन ले लेता है उसका, और वही वो करता हुआ दिखा, डायलॉग वही एक्सप्रेशन। इसीलिए ना मैं मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त जो मतलब सलमान फैन और ऐसे, मैं इनको एक ही बात बोलता हूँ, मैंने कहा आप एक्टर को मत देखो, ऑलवेज गो फॉर द डायरेक्टर। डायरेक्टर अगर अच्छा है ना तो वो खराब स्क्रिप्ट को भी अच्छा एटलीस्ट अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, वो प्रेजेंटेबल होगी। डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए किसी भी चीज का। आपने वामपंथनों का रिव्यू देखा कि नहीं? मैंने कुछ के देखे हैं, ट्वीट देखे हैं। इनफ्लेमेबल टेस्टोस्टेरोन, अच्छा आजकल है ना ये टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो हर एक में यूज हो रहा है, धनिया है वो हर एक जगह। नहीं, सनी देओल के जो फैन क्लब वाले हैं ना, तो वो जाएंगे घातक वाला सीन, बोलो वो क्या बोलते हैं हाई लेवल, इसीलिए तो घातक हूँ। वो कहते हैं हाई लेवल टेस्टोस्टेरोन, अब वो कह रहा है वो घातक में ऐसे यूं नहीं करता वो उसको मारते हुए, बोलो भाई इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब वो किसी और फिल्म में आ रहा है, वो बॉर्डर में भाई इसको बोलते हैं टेस्ट। मैंने कहा यार अब वो सबसे पहले कहाँ हुआ था, वो रणवीर इलाहाबादिया वाले में वो बोलता है आपकी आवाज से पता लग रहा है कि आपके जो वे हैं नहीं, जो आपके बॉल्स हैं वो स्टील के हैं। अच्छा। अक्षय को बोलता है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना हाई होगा। ये सब बोल देता है क्या? हाँ, क्या आदमी अरे बोलता भाई क्या पागल आदमी। अक्षय को बोला था उसने ये बात, वो किसी के उसका नुनू का साइज भी बता देगा, आपका साइज इतना है, ऐसे ही बोल देता हूँ। बोल दे यार छूने दीजिए पेट्रोल है डीजल यार उसका सीन था चार्ज। ये सही दिखाया लेकिन कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से लोगों को देखा जाता है। बस अगला में आदित्य धर जो है असलम और ये सबको बिठा के 2 मासूम लड़कियां लौंडे जो है नाच रहा है और फेंके जा रहे हैं, उसको पकड़ के चुम्मा उम्मा ले, ये एक सीन कहीं दिखा दे तो मेरे कलेजे ठंडक पड़ जाएगी। हाँ पाकिस्तान का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है वो है। हाँ अभी ये मतलब फायरिंग भी हो जाए थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है, बहनों से शादी वगैरह कुछ दिखा दी जाए। ये तो दिखा दिया कि कम उम्र की लड़कियों से करते हैं। और अभी इट इज एक्सपेक्टेड कि 600 करोड़ तक कमाएगी इंडिया से। यार एक हफ्ते के अंदर 270 हो गया उसका। नहीं बढ़िया है, सही जा रहा है। 600 करोड़ इंडिया से कमाएगी, वो तो ग्रॉस होगा ना जो अब कल मैं देखने गया था। लोग अगर 2 बार देख रहे हैं और मैं खुद मेरा मन नहीं करता दोबारा देखने का फिल्म, मेरा खुद दोबारा देखने का मन है। मैंने देखी
देखी है ये वाली, और तीसरा टर्म था। कल और मेहमान आ गए, कहने लगे नहीं जीजा जी चलते हैं, हम दिखाते हैं आपको। बहुत बढ़िया। बहुत चलो मैं क्या यार कल देखी, कल और मजा आया। अच्छा, मजा आ गया, मतलब जिसको कहते हैं ना एक एक चीज पता रहता है ना। अब हम उसे डिटेलिंग में देख रहे होते हैं, हमें पता है कि चेस करेगा वहां जाएगा, लेकिन अब वो भाग रहा है, पीछे बैकग्राउंड क्या है, कौन सा स्कोर है, कहाँ से घुमाई, वो सारी चीजें अब आप उसको कैप्चर कर पाओ। फर्स्ट टाइम में तो एकदम वो चलता है ना, एकदम आपके लिए सस्पेंस है हर चीज। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा रिव्यूअर्स के ऊपर जो है बिल्कुल थोड़ा कमेंट मुझे चाहिए। हमने रिव्यू तो अपनी दे दी, रिव्यूअर्स का रिव्यू थोड़ा सा। रिव्यूअर्स क्यों भड़के हुए हैं इस बार, इस पर्टिकुलर बार? मतलब अरे उरी पे भी ऐसा ही हुआ था, आपने देखा नहीं उसमें क्या बोलते थे? इतना नहीं हुआ कि गिल्ड बना के आ गए ये लोग, और गिल्ड जो है स्टेटमेंट की यार क्रिटिक्स को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बोले ये क्या बात हुई भाई? क्रिटिसाइज तो किसी को भी किया जा सकता है, मतलब क्रिटिक जो है वो क्रिटिसाइज करेगा, लेकिन लोग जो है वो क्रिटिक को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, ये कैसी बात हो गई? सनी देओल की एक मूवी है चुप, हाँ, उसमें क्रिटिक ऑफ क्रिटिक्स होता है। अच्छा, ये सलमान बुल्किर, अरे जबरदस्त नहीं देखे तो देखो, सुंदर फिल्म है। सनी देओल टाइप नहीं है, नहीं है, बहुत नॉर्मल बड़ी है, सुंदर फिल्म। हाँ, उसमें मेन तो ये सलमान है ना, उसने क्या काम करा है, उसने क्या काम करा उसने, वो फिल्म देखनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि कोई पेट्रोल है क्या? बहुत प्यारी। और मैं तो कह रहा हूँ कि कोई बंदा ऐसा रियल में भी होना चाहिए जो साला गंदी फिल्में को अच्छी बताता है और अच्छी को गंदी बताता है ना, तो ऐसा उनके माथे पे स्टार बनाने वाला भी होना चाहिए कोई। भाई वो मारता है, उनके माथे पे स्टार काट देता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इनग्लोरियस बास्टर्ड वाला हो गया। बहुत तो बड़ी सही फिल्म थी वो भी। अब ये इसमें क्या है ना, अनुपमा चोपड़ा जो है, और ये आपकी सुचारिता त्यागी, तो ये जो है चेयरपर्सन है गिल्ड की, ठीक है। तो ये मतलब अगर तुमको खुद को बुरा लग रहा था तो तुम खुद बोल देते कि मत बोलो, गिल्ड को काहे लेके आ रही हो? गिल्ड का ज्यादा प्रेशर पड़ता है एक्चुअली क्या प्रेशर पड़ेगा, हम तो फिर भी बोल रहे हैं। क्या घंटा फर्क पड़ रहा है? आप इसका जरा इसमें देखो ना कि वो धर्मेंद्र की फिल्म याद है आंखें, वहां से ले लो। आई थिंक वो फर्स्ट बड़े स्केल की स्पाई मूवी बनी थी भारत में। हाँ, वो माला सिन्हा वाला, वो फिल्म अच्छी भी थी, बहुत अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी। अपने उसे करम गैरों पे सितम, जाने वफा ये जुल्म, और देशभक्ति गाने भी थे बहुत अच्छे है। वो उसमें जो तकनीक दिखाई गई थी, पोस्टर स्टाम्प के नीचे नेगेटिव होता था इतना छोटा सा, बचपन में मजा ही आ जाता था। ये आई थिंक रामानंद सागर की फिल्म है वो। तो आप वहां से लेकर भारतीय स्पाई फिल्मों का आप इतिहास देख लीजिए, आपको उस फिल्म के अंदर भी ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान दिखाया गया था या फिर पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ दिखाया गया था। जो साले डॉन वॉन होंगे उनका नाम शाका शुका ही कुछ होगा, है ना, इसी टाइप से था। ये भारत में स्पाई फिल्मों का जो एक इतिहास है उसमें सबका रिप्रेजेंटेशन यही है। अभी जो रिसेंट ये YRF ने यूनिवर्स जो भी दर्शन बनाया है, उस दर्शन को देख लीजिए। उसमें पहली वो जो फिल्म आई थी उसमें टाइगर जो आई थी, उसमें रॉ का एजेंट जो होता है वो रोग हो जाता है। फिर यहाँ वॉर में भी यही होता है, ठीक है। हर फिल्म में यही, पठान में भी यही है। किसी में वो भारत और पाकिस्तान के लोग मिलकर वो दोनों जो है ईरान से नर्स बचा के लेके आ रहे हैं। रिसेंटली सिर्फ एक ऐसी फिल्म आई है जिसमें वो पाकिस्तानी बंदा दिखाया है, और वो भी ऐसा दिखाया है कि उसकी किसी से पर्सनल रंजिश है, दुश्मनी है, उसकी कोई रिलीजियस मोटिवेशन या फिर उस टाइप से नहीं है। मतलब रियलिटी जो होती है ना, उससे जिसे दूर दूर तक का वास्ता हो वो तक नहीं रखते ये लोग। इस टाइप का इन्होंने किया है। वो सब फिल्मों के अच्छे रिव्यूज आ रहे थे। पठान के देख लो आप, क्या पठान जैसी टट्टी फिल्मों के कैसे रिव्यूज हैं। मैंने तो देखी तक नहीं है, मैंने 10 मिनट देखी, मेरे से देखी नहीं गई वो। और देखो लोगों के फिल्टर कैसे सेट कर दिया आपने। इस टाइप की फिल्में दिखा कर लोगों के फिल्टर ऐसे सेट हो चुके थे कि स्पाई यही होता है, बस यही होता है। स्पाई को तो प्यार हो जाए तो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई, वो हीरो सनी देओल की लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई, सनी देओल की भी ले आया मैं। अरे नहीं यार। तो ये भाई भारत में स्पाई फिल्मों का इतिहास रहा है, और ये पहली फिल्म आई है जिसने इनकी अच्छे से नहीं, जो रियल होता है ना वो दिखाया है। और स्पाई देखो, स्पाई का क्या एक होता है, वो अंडर कवर है भाई। उसको वो जितना कम बोलेगा उतना अच्छा रहेगा उसको। बिल्कुल। अभी यहाँ कम बोलता वो इसने कहा भी है। ये जो इसने बात बोली है ना, इसमें मैं मतलब एक पर्टिकुलर सीन पे आप लोगों को लेके जाता हूँ, जो हम अभी पहले डिस्कस भी कर रहे थे। वो सीन था जब ये यहाँ पे गोलीबारी करते थे, 26/11 हो रहा होता है, और वो टीवी पे देखते हैं, और वो नाराए तकबीर बोलता है, रामपाल नाराए तकबीर बोलता है, और सारे के सारे जो है वो अल्लाह अकबर बोलने लग जाते हैं। और ये जो रणबीर है कंफ्यूज है, ये घूम रहा है, ये अकेला, और इसको अल्लाह अकबर बोलना भी है।
और ये एक्सप्रेशन दे रहा है कि यार ये क्या हो गया, और इसको अल्लाह अकबर बोलना भी है, सारी चीज अपने आप को बचाना भी है, सारी चीजें मैनेज कर रहा है, और वो बहुत ब्यूटीफुली रणवीर ने किया, ठीक है। अक्षय खन्ना इतना ज्यादा हो गया कि वो रणवीर कहीं छुप गया, बिल्कुल। और इसका एक कारण भी था कि ये मुझे लगता है कि ये डायरेक्टर की सक्सेस भी है, बिल्कुल, कि एक कोवर्ट जासूस है, वो कोवर्ट ही रह गया फिल्म में। हाँ बिल्कुल। जो आपने ये बात की, और ये जो क्रिटिक्स की बात कर रही है कि इनको इतनी चुल क्यों मच रही है, मुझे लगता है उसका एक बहुत बड़ा कारण है रियलिटी को जिस तरीके से इन्होंने प्रेषित कर दिया, दिखा दिया है, वो अनमैच्ड है भाई। नहीं, इसके पीछे मैं एक कारण बताना चाहता हूँ। ये जितने भी चीजें हुई हैं, देखो अब मैं ताज से शुरू करते हैं। ताज में रिपोर्टर्स का, न्यूज चैनल्स का बड़ा हाथ था, जिसके कारण से वो वहां से इनको हैंडलर्स दे रहे थे, दिखाया शक्ल भी दिखाई एक की, उसको रोक रखा था मैं। अच्छा, ये क्या कह रहे थे, फेलियर बता रहे थे, फलानी फलानी चीजें, फिर आरएसएस का नाम ले दिया, फिर भाजपा का नाम ले दिया कि इन्होंने सबने कराया है। कहीं ना कहीं उसके पीछे ये भी था कि इसमें हिंदू नाम आ जाए। देखो ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं होती। वो आए हैं, उससे पहले यहाँ उनके स्लीपर सेल काम कर रहे थे, फिर सरकार में बैठे हुए लोग काम कर रहे थे, सब प्लानिंग चलती है हिंदू किस तरीके से बदनाम करना है। हजारों करोड़ रुपए इनमें खर्च होते हैं, सरकार की व्हाइट वॉशिंग के लिए पैसा खर्च होता है। पहला वो प्रोपेगेंडा उसी टाइम पे खत्म हो गया था जिस टाइम पे कसाब जिंदा पकड़ा गया। दूसरा, इन्होंने नोटबंदी को लेकर इसमें एक लाइन और भी आपको ऐड करनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को शायद ना भी पता हो। कसाब के पास जो आईडी कार्ड मिला था, कार्ड थी वो समीर चौधरी का था, और जितेंद्र उसके बाप का नाम था। हाथ में कलावा था, तो आईडी कार्ड इसी तरीके से उसको भेजा गया था कि वो हिंदू लगे, और उसका ये सब लोगों का था, उसका ये था कि मारना ही है। अच्छा, दूसरा नोटबंदी था। नोटबंदी जो हुई उसके बाद में आप ये सारे रिपोर्टर्स को जो आज क्रिटिक बने पड़े हैं ना, इनकी की पूरी लॉबी, यानी कि इनके अलग अलग लेयर्स जो न्यूज पढ़ते हैं, उन्होंने किस तरीके का माहौल बनाया था। लोग मर रहे हैं, लाइन में खड़े हुए मर रहे हैं, सरकार का गलत फैसला है, किसी तक ये बात सामने आ ही नहीं पाई थी, विजुअलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। हम लोगों ने वो कह लो कि मोदी पे विश्वास के मारे कह लो, या यार ये बंदा गलत काम नहीं करेगा इस मारे कह लो, या फिर कुछ लोगों को अंदेशा था कि हाँ गलत काम हो रहे हैं, क्योंकि नोट नकली आते थे हमारे पास में, एटीएम से निकल जाता था साला। अरे याद करो भाई, दुकान पे लोग ब्लू लाइट लेके साला चेक करते थे हर एक नोट को। इसका ना मैं थोड़ा और बैकग्राउंड देता हूँ, नोटबंदी की थोड़ा और बैकग्राउंड देता हूँ, जो एक्चुअली इस मूवी से आप कनेक्ट भी करोगे फिर उसको। 2008 की बात है, आई थिंक 2006, 7, 8, ये इन सालों की बात है। इसमें प्रणब मुखर्जी कह रहा हूँ, पी चिदम्बरम जो था वो होम मिनिस्टर था 7-8 के आसपास, है ना। इस टाइम पे भारत शिंदे नहीं था, नहीं वो 2013 में था, सुशील कुमार शिंदे। नहीं 8 में शिंदे था, होम 8 में शिंदे था, बाद में ये बना है। तो 2006-7 के आसपास की बात है। पी चिदम्बरम था उस वक्त होम मिनिस्टर, ठीक है। नहीं होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम बाद में आया, शिंदे हटा है और तभी आया है। चलो ठीक है, तो मतलब जो भी था 2007-8 के आसपास की बात है, जो भी होम मिनिस्टर में होगा फिर, हाँ जो भी होगा, तो 2007-8 के आसपास की बात है। तभी क्या होता है, तभी भारत जो है अपने नोट बनाने का एक टेंडर देता है, और रियल घटना है ये। भारत अपने नोट बनाने का टेंडर निकालता है, 1 लाख करोड़ के 1000 और 500 के नोट बनने थे। 3 कंपनियां चुनी जाती हैं, और तीनों में से एक भी कंपनी भारतीय नहीं होती है। तीनों कंपनी, एक यूएस की थी, एक यूके की थी, और एक और कहीं और की थी। तो जो यूके की कंपनी थी, थॉमस डेलारू, थॉमस डेलारू करके एक कंपनी थी यूके की, वहां पे 2000 टन गलत नोट बने हुए थे, जो मतलब थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसीज थी, जिसमें डेलारू ने खुद कहा कि जो हमारे एम्प्लॉइज थे उन्होंने गड़बड़ की है, उन्होंने खुद नहीं माना इस चीज को कि उन्होंने गड़बड़ कर दी है। वो 2000 टन पैसा कहाँ गया होगा, वो जानबूझ के। और उसके बाद प्रणब मुखर्जी होम मिनिस्टर बनते, वो सीधा वित्त मंत्री। एक करेक्शन है यहाँ पे, ये जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, ये 2012 31 जुलाई से 26 मई 2014 तक रहा है। पी चिदम्बरम नहीं, चिदम्बरम सुशील कुमार शिंदे दोबारा आया, शिंदे बिकेम द क्या ये मतलब टेन्योर एंड होने के टाइम पे था, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो प्रणब मुखर्जी इसको बैन कर देते हैं, डेलारू को। फिर उसके बाद चिदम्बरम बनते हैं, और फिर इसी कंपनी को फिर से कहते हैं तुम बनाओ, फिर से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी टेन्योर में
आपका सारा ब्लैक मनी जाता, और जो ये क्या नाम था इसका, जो काला धन बना रहा था वहां पे, खनानी ब्रदर्स, खनानी ब्रदर्स जो थे, ये रियल नेम है, वो रियल नेम है जावेद खनानी। उसने थोड़े 2015-16 में शायद सुसाइड भी की थी। तो ये जब डिमोनेटाइजेशन के थोड़े बहुत टाइम के बाद ही सुसाइड की थी उसने, कुछ ऐसा पंगा भी था, मार दिया होगा, मारा ही था। उसके बाद पाकिस्तान का हाल बताता हूँ जावेद खनानी का क्या हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था कि वो वहां के जो लोग थे उन्होंने बोला कि जावेद खनानी ने, मतलब जो पुलिस थी उसने बोला कि सुसाइड कर ली। जो परिवार था उसने बोला कि एक्सीडेंट हो गया। जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा पूरे मुद्दे के बारे में। एक दिन रिपोर्ट ये चली कि जावेद खनानी ने सुसाइड कर ली है, बात खत्म हो गई। उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आंसर नहीं, कोई कुछ नहीं। अदरवाइज जावेद खनानी वाज दैट बिग अ पर्सन कि वो उसके नाम लेने से मृत्यु, मतलब लोगों की मौत हो जाती है। फिर भी उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं था। क्यों नहीं था? तो बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे लेयर्स थे। मैं ये कह रहा था कि न्यूज वालों ने क्या माहौल बनाया था, नेगेटिव माहौल बनाया था। जो उसके बाद में उससे पहले जो जितने भी हमले हुए उनमें भी नेगेटिव माहौल बनाया था। इन सरकार के जो फैसले थे उनमें नेगेटिव माहौल बनाया था। अब ये पिक्चर क्या है, ये फिल्म क्या है, ये विजुलाइजेशन दे रही है, ये आपको छोटे छोटे बच्चे को समझा दे रही है एक चुटकी भर में कि साले हुआ क्या था, क्यों किया गया, फैसला क्यों लिया गया। तो भाई इन्होंने, इनकी जो पूरी लॉबी थी, इनकी जो यूनिवर्सिटीज थी, अभी भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिमोनेटाइजेशन, हाँ अभी भी बर्बाद हो गए लोग। यस, वो सारी चीजें इसने एक्सपोज कर दी। तो वो कह रहे ना कि ये कोई फिल्म जो होती है ये 1000 गुना प्रभावी होती है, और इस फिल्म के अंदर जो कुछ भी बता दिया गया है ये जनता के ऊपर प्रभाव पड़। भाई साले तुम जनता के ऊपर जो दुष्प्रभाव डाल रहे थे उसका क्या फिर? तो फिल्म क्या है कि बहुत सारे नैरेटिव्स को, बहुत सारे प्रोपेगेंडा को, बहुत सारे जितने षड्यंत्र चले थे उन सब को एक झटके में टारगेट तो खत्म कर रही है। इस कारण से इनकी जो मेहनत थी 10-20 साल की, इनकी यूनिवर्सिटीज की, इनके थिंक टैंक की, इनके स्टूडेंट्स की, इनकी रिसर्च और इनका ऊपर से बना हुआ पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा, हिंदुस्तान को कैसे ब्रेन वॉश करो और अपने कब्जे में करो, ये एक फिल्म एक झटके में तोड़ देती है। और इंटरटेनिंग इतनी है कि उस फिल्म के अंदर आप मजे के साथ में, यस, इतनी इंटरटेनिंग फिल्म है कि आप मजे में सारा आपको पूरी हिस्ट्री क्लियर हो जाती है। सही बात हर एक। और एक और चीज उसने क्या कहा, ये कह रहा है अजय सान्याल, यूपी के अंदर बहुत बड़ा एक वो चल रहा है सिंडिकेट। आने वाले टाइम में अगर कोई ऐसा मैंने बोला कि तुम सबूत इकट्ठा करो, आने वाले टाइम में हो सकता है टाइम में कोई बढ़िया सरकार आए तो वो इसका फायदा सबसे भी इनकी पता है। हाँ, ये डायलॉग यूपी के लिए वो कौन सी एक लास्ट में कौन सा डायलॉग वायरल हो रहा है इसका कि ये घर में घुसेंगे भी, भाई दो चीज हुई है। पहला, हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम, स्टार्टिंग वहां से होती है और लास्ट में तो जली हुई थी कि ब्लडी बेगट्स इस्लामोफोब्स इन्होंने जो है गीता से चालू किया है। भाई कितनी फिल्में हैं ऐसी जो मस्जिद में अजान के साथ शुरू होती हैं, इसमें तो वो श्लोक बोला भी नहीं है। अभी निशानची देख लो, निशानची में जगह जगह दोनों पार्ट जो है मुझे ना बिना काम का अजान अजान और कबूतर उड़ रहे हैं। और उसमें मुसलमान कैरेक्टर नहीं है, जबकि हिंदू कैरेक्टर सारे, कहीं शंख की आवाज नहीं, कहीं आरती की आवाज नहीं है। नहीं हनुमान चालीसा उसी वक्त, वो हनुमान चालीसा होता है, थोड़ा बहुत। बीबी की वाइन्स ने ना एक सीरीज निकाली थी, पहली सीरीज थी उसकी, और वो सीरीज जो थी ना उसमें जो एक सीन से दूसरे सीन का जो ट्रांजिशन था वो जामा मस्जिद को दिखा के होता था हर बार। दिल्ली की कहानी है वो, हाँ, लॉटरी वाली जो लॉटरी वाली है शायद, हाँ। तो भाई बार लगातार वही ट्रांजिशन। भाई आप समझ नहीं रहे हो, कविता मने उर्दू, समझ रहे, रेखता, सीनिक ब्यूटी मतलब कबूतर जो है गुम्बतों पे बैठे उड़ रहे हैं, समझ रहे हैं। यही अभी एक फिल्म भी आई विशाल भारद्वाज की, आई और चली गई शायद, कौन सी थी? गुलजार ने उसके लिरिक्स लिखे, वो तो सेट है ना, नसीरुद्दीन शाह उसमें एक्ट कर रहा था, और वही जनाब अली टाइप का ये सब जो है वो था। वो आई और चली गई, हमें पता भी नहीं चला, कुछ ऐसा ही था, कोई बदनामी किया कुछ इस तरह कुछ है वो विशाल भारद्वाज, मतलब अरे विशाल भारद्वाज से याद आया मेरे को हैदर, अनुपमा चोपड़ा का मैंने हैदर का रिव्यू देखा कल, लेकिन इसने क्या बोला देखो तो सही।
इसने एक आधी लाइन में इसकी बुराई की कि एक्टिंग पावर एक्सीलेंस, और वो ठीक भी है, मतलब एक्टिंग तो अच्छी थी ये सब। हाँ, एक्टिंग तो उस फिल्म में अच्छी थी। फिल्म में टेक्निकली हाँ, टेक्निकली यार वो बनाते ही टेक्निकली अच्छा है भाई। जब तक मुझे पता नहीं था ये प्रोपेगेंडा है, मैं तो हैदर को यार क्या फिल्म बनाई, वो तो है ही, उसमें कोई शक नहीं। मैंने वैसे आज तक देखी नहीं। जो अंदर प्रोपेगेंडा हमें है, वो पता ही इतना नहीं था कि साला बिस्मिल बिस्मिल कहाँ शूट हुआ है और उसके क्या सिग्निफिकेंस है, हमें पता ही नहीं है। वही बात। अब ये हैदर का जो इसने कहा कि आई विल बी गिविंग इट 3.5 स्टार्स, इट इज अ वेल मेड क्राफ्ट, इस तरीके से इसने पूरा बोला उसके बारे में। और एक आधी जगह पे उसने बुराई करी होगी उसकी कि विशाल भारद्वाज जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा, बाकी पूरी उसमें बड़ाई करी है। अब क्या हैदर जो थी वो भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भारत के एंटी इंडिया फिल्म नहीं थी। तो आप ये कह रहे हो कि एंटी पाकिस्तान फिल्म बना दी, आपने कहा ना आपने नैरेटिव इन्फ्लेमेटरी एंटी पाकिस्तान नैरेटिव। वही ससुराल है क्या पाकिस्तान? एंटी इंडिया हो सकती है, एंटी पाकिस्तान नहीं हो सकती। चल सकती है, एंटी इंडियन आर्मी भी हो सकती है, एंटी हिंदू भी हो सकती है, लेकिन एंटी पाकिस्तान नहीं हो सकती, क्योंकि इनके पिछवाड़े सुलग जाएंगे जैसे ही एंटी पाकिस्तान बना। आप वही, अब जो हम दूसरे टॉपिक की तरफ ट्रांजिशन लेंगे और जामा मस्जिद दिखाओगे ट्रांजिशन? ना लगा देना भाई, कबूतर उड़ते हुए जामा मस्जिद का। अब यहाँ पे जो एंटी पाकिस्तान पे जो सुलग रही है ना इनकी, सेम आप देखो जो अमित शाह ने परसों संसद में बोला, बयान दिया कि नेहरू पे हमने बोला ये बैठे रहे, इंदिरा पे हमने बोला बैठे रहे, राजीव पे सोनिया पे बोला हमने बैठे रहे, राहुल पे बोला हमने बैठे रहे, घुसपैठिया जहां बोले उठ के चल दिए। तो भाई इनका है, इनका वो है कि हमारे बाप है और हम जो है हम उसके बारे में एक भी शब्द हम नहीं सुनेंगे। और पूरे रिव्यूअर्स में ही, और एक जो वो 4 डब्बे वाला सुचारिता वाला जो है ना आपस में जो इनका चल रहा है एक दूसरे का वो वाला, उसमें पूरा एक राहुल नाम का कैरेक्टर जो है भाई, वो उसने जो लिखा है। अब यही होता है कि वो बीए इंग्लिश ऑनर्स करके बच्चे आते हैं उनके पास जितना शब्द उन्होंने सीखा होता है ना लिटरेरी थ्योरी में, और पता नहीं किस किस को पढ़ा होता है, क्योंकि मैंने पढ़ा है और मैं भी उस आयु से गुजरा हूँ, और मैं भी अपने आप को शेक्सपियर से कम उस वक्त नहीं मानता था। मुझे लगता था कि इंग्लिश ऑनर्स तो मैं ही कर रहा हूँ, और किसी दुनिया ने ना शेक्सपियर पढ़ा है ना वर्ड्सवर्थ को पढ़ा है, और मैं हर तीसरे लाइन में अपना पेल के 12 फॉलोअर टोटल, उसमें आदमी चैट बना फिर रहा है कि अरे तुम्हें क्या पता बायोग्राफिया लिटरेरिया में इसने क्या कह दिया था, ये पूरा हम चैट बने। उसी तरह से उसने लिखा, उसने नया नया सुना होगा, कैरेक्टर आर्क भी कुछ होता है, कैरेक्टर का गिल्ट भी कुछ होता है। वो हमजा का गिल्ट खोज रहा है कि पता है इसने धोखा दे दिया, लेकिन आप देखो कैरेक्टर को इस तरह से लिखा जाना चाहिए कि ही शुड हैव सम काइंड ऑफ गिल्ट। गिल्ट तो दिखाया ना, गिल्ट प्रॉपर वाला दिखाया, बिल्कुल दिखाया गिल्ट। उसको वहां पे चाहिए था कि उसने बीट्रे किया यार, चलो पाकिस्तानी कोई किया, लेकिन उसको गिल्ट तो होना चाहिए। बोला कोई गिल्ट नहीं, तो उसका काम है बे। नहीं, ऐसा मुझे लगा है अक्षय खन्ना ने इतना जबरदस्त तरीके से काम करा है, आपको कुछ माइक्रो सेकंड के लिए लगता है कि अक्षय अभी रुक जाता, नहीं मरना चाहिए था, और वो जिस तरीके से उसको मारता है, बोलता है ना कि घाव में उंगली डाल के रखना नहीं तो साले जल्दी मर जाएगा, और हमजा उसको लेके जाता है, और वो जो एकदम बदलता है, मतलब वो हमजा को लात मार होता है और यहां लेके उसको उठा के साला पटक देता है बिल्कुल, और वो गोली मार देता है, और फिर अब वो क्या कर रहा है, भाई मैं यही हूं, जो ट्रांजिशन लेता है ना वो एकदम पूरी तरीके से। ऑटो में जो बैठ के बोलता है ना, भाई मरना मत, भाई मरना मत, भाई आंखें खोले रखना, साला भाई आंखें खोल के रखना, क्या ट्रांजिशन किया ना। हाँ, एकदम वो लोगों को भी लगता है, क्योंकि अक्षय की हर बार एंटी सलमान खान से ग्रैंड है भाई। वो मंच पे आ रहा है, ऐसे कर रहा और शोर मच रहा है, जो वो नेता बनता है, जब वो भाग का आता, भाई उसके बाल भले वो गंजा है पर वो बैठता है, फिर वो जो पश्तूनों के साथ बैठता है वो गाना आता है। उन्हीं चारों में वो जो 4 थे उसमें से एक ने इस बात पे भी बोला है कि अक्षय खन्ना ऐसी एक्टिंग करता कैसे है, तो बोल रहा है कि वो लग रहा है कि कन्विंस्ड विद द आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजिकली कन्विंस्ड है, ही गेट्स द डायरेक्टर्स ब्रीफ। बिल्कुल वो यहाँ तक कि वो साला डायरेक्टर जो है भाजपाई है, संघी है, और उसकी ब्रीफ को पूरी तरह से आत्मसात कर पा रहा है। वो भी तो भाजपाई सांसद का लौंडा है, इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, खुद भाजपाई है भाई। विनोद खन्ना तो भाजपाई था, विनोद खन्ना तो नाचे भी थे ऐसे ही है। तो जो अक्षय खन्ना ने जो एक्टिंग करी है वो सच्ची में आपको यार इतना कैप्चर कर लेती है कि आपको आता है यार हमजा
ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी- पर वो आपको माइक्रो सेकंड्स के लिए आता है और जैसे ही वो ट्रांजिशन लेता है तो आपको लग जाता है बहन जो हम जना बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, यही होना था। और मैं तो अब कह रहा हूं कि भाभी जी के साथ शादी कर अब तू, क्योंकि साला कुर्सी पे तो तभी बैठेगा, कुर्सी पे तो तभी बैठेगा, जाने मन छोड़ देगा। नहीं, जाने मुसलमान उसको पता है कि यार ये 4 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है। वो जो कहानी में आया ना कि तेरी दूसरी अब ये पहली शादी है तो वो कहती है ना कि तेरी यार अम्मी की, इसमें ना अंगूरी भाभी भी होती तो मजा आ जाता। हाँ ये वो आनी चाहिए तब तो आप 4 बार देख लेते। शर्लिन चोपड़ा भी होनी चाहिए थी। अरे यार तो एक गाना हो जाता है ए हे अरे वो खल्लास। गाना जो था उसमें जो यूं हिलाया है वो हाँ, कितना कैमरा प्यारा से लगा है, वो उसके साथ स्टेप के साथ बड़ा सही लगा है वो। इसमें डायलॉग आता है घायल हूं इसलिए घातक। वो बाद में बोलता है। अब अब इसमें ये शुरू 2 में बार आएगा। आता है डायलॉग, एक बार वो बोलता है, डोवाल बोलता है सान्याल, हाँ। और एक बार वो बोलता है हमजा। अच्छा एक चीज और आपने मैच करी है, सान्याल कब बोलता है? अजय सान्याल बोलता है, उसको ही बोलता है, एंड में आता बोलता है, घायल है, घायल हो इसलिए घातक। और वो तब बोलता है जब अच्छा, 2002 में पोस्ट क्रेडिट वाले सीन में बोलता ना। अच्छा। इसमें अब क्या है, इसमें ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये सनी देओल जो आएगा? घातक टुकड़ी है, हाँ। घातक जो हमारी इंडियन आर्मी में टुकड़ी होती अच्छा, है, हाँ। उससे रिलेट हो सकते हैं कि घातक टुकड़ी का हिस्सा है ये। ये है। और इसमें आप वो उरी यार, से जोड़ा सनी आपने देओल इसको? थोड़े टाइम के लिए आ जाए ना पार्ट 2 में, इन लोग की ऐसी झल्ले वाली साला उधर से फिर आ तो। जाए पेट्रोल पंप उखाड़ के ऐसे करके जला रहा है। इस फिल्म में जरूरत नहीं है भाई। भाई कह रहा हूँ मजे के लिए एक डाल टैंक दे। वैंक उठा के फेंक के और फिर मजा आए। मैं ये कह रहा था जो उरी से इसका कनेक्शन देखा आपने? हाँ वो है ना? देखा, रंगी वाला ना? रंगी वाला हाँ, जो अब यार देखते कैसे हैं। इन्होंने अटैच करा है वो, और ये तो मास्टर है ना, हाँ, मतलब प्यार से जो जोड़ा बहुत ही गया है प्यार से एक एक जोड़ा है। चीज को, एक एक चीज भाई को तो सूत्र में पिरोया गया। ये 2010 से मतलब उरी से पहले ये फिल्म लिखी जा रही थी। हाँ। ऐसा कुछ है कि इट वाज मतलब लॉन्ग टाइम इन मेकिंग। मुझे इंटरेस्ट उसमें आ रहा है कि ये अब कराची का इसको शहनशाह बनना है, तो मतलब ये नहीं है कि इसको मार दो उसको मार दो और बस जासूस। उसने कहा था उसको कि तुझे उस पे हुकूमत करनी है, तुझे पाकिस्तान के ऊपर पूरे जंगल के ऊपर हुकूमत करनी है बेटा, तुझे मरना हाँ, तो नहीं है। इसीलिए तो अपना कवर उसने ब्लो करके भी कहाँ ब्लो किया। हाँ बल तो कुछ नहीं लास्ट किया में उसने। आ गया भाई कि वो बहुत दुखी हूँ भाई, हाँ, रहमान डकैत मर नहीं एक गया। वो सीन देखा आपने जब वो असतोमा सदगमे चलता हाँ, है, हाँ। तो वो उसको विजन्स उसको 2-3 बार आया हाँ, ना। वो नहीं वो हो जाता है कि अगर ये बच जाता है एक बार भी तो तेरा क्या होता है? मुझे सही में लगा कि साला ये बच गया। ये बच गया क्या साला हाँ, ये? सबको ये लगता है देखेंगे वो नहीं यार। खोपड़ा पकड़ के बैठा हुआ है, तो वो जब आता है और कैसे वो मतलब तरीके देख रहे हो आप, खून लगा लेता है इसे शुरुआत में, कहता है ये मेरे बेटे का खून है, कहता है हाँ, और दूसरे में वही कि जो उसको लेके चलना है तो मरने नहीं देना है उसके बाप को, वो उसको लेके आता है भाई कि मतलब वो प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा वो लिटरेचर वाले हिसाब से देखूं हाँ। तो एक कहानी, अच्छी कहानी उसको कहा जाता है सुंदर, जिसमें सुंदर। स्टार्ट को एंड से आप जोड़ देते हैं। विजुअली या किसी तरह से आप हाँ वो बनाते हैं, तो वो खून की छाप जो है ना वो फिर से वहीं पे कि उसके बेटे के डेथ पे आता है, हाँ। वहां पे विश्वास उसने जीता है, यहाँ पे बीट्रे किया और फिर से विश्वास दिया। फिर जो है फिर से विश्वास जीत गया वो क्योंकि चल क्योंकि रहा है। उजैर को वो गले लगा लेता है और उजैर फूट फूट कर रोता है। अब यहाँ पे रिव्यूअर्स की आप जो बात कर रहे थे ना, उसमें एक जो चीज थी जो हमें डिस्कस करनी चाहिए यहाँ पे, अभी आरफा खानम ने भी बोला ये चीज, और भी ये आप आरफा का नाम ही नहीं लिया। नाम ले रहे हो, वो हम लोग को भाई वो ट्वीट लगा देना अनुराग, वो आरफा बोल रहे हैं कि इनका तो मेरे कारण चल रहा है मैं तो ट्वीट ना करूं और यूट्यूब वीडियो ना डालूं तो ये तो घर बैठ जाएंगे। तो करती रहे। धन्यवाद आरफा जी, आप बनाते रहिए, ऐसे ही हम लोग Photoshop पे आपकी photos डालते छाती रहिए। में जय श्री राम का झंडा गाड़ते रहेंगे हाँ। जैसा कि हमने गाड़ा है पहले भी। जैसे बाबरी मस्जिद पर डाल देता ऊपर गुंबद पे जैसा। गुम्बद तो मुझे मतलब गुम्बद के ऊपर 10-20 आदमी चढ़ के दबा दबा के फोड़ दिए गुम्बद, हाँ, साला। पूरा धरती मजा ही आ में गया यार। झंडा गाड़ दिया। तो आरफा खानम ने भी बोला, सुचारिता ने भी बोला, और भी इसने अनुपमा चोपड़ा ने भी बोला, तीनों ने बोला कि हाई ऑन मस्कुलिनिटी, हाई ऑन टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन तो बोला ही, मस्कुलिनिटी अलग से बोला। एक तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि मस्कुलिनिटी से प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है भाई? दूसरी बात कि महिलाओं को महिला एक शब्द बोला था इसमें, एक वो प्राउड आर वाली जो आ गई, वो कह रही कि एंटी वुमेन फिल्म है। हाँ वो सब है भाई, सब कुछ है भाई। एनिमल जब एंटी वुमेन थी तो ये तो भाई थ्रू आउट एंटी वुमेन धोखा दे यार, दिया आप मेरे को ये बताओ, मतलब एंटी वुमेन कैसे?
महिला आती है, थप्पड़ दो मारती है। सबसे बड़े डॉन को थप्पड़ सबके मारती बीच में थप्पड़ मार दे रही है, और इसके ऊपर मर्द समाज ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया है, जो आपने कबीर सिंह में कर दिया था। और 19 साल मर्द की तो लौंडी मार चाहते देती हैं है कि यार। हमें थप्पड़ मारा जाए। लौंडा तो इसी में खुश होता रहे यार। नहीं, भाभी 19 ने साल की थप्पड़ मार दिया यार। 19 साल की लौंडी मार देती है, जो डॉन का बाप है, जो डॉन को मार के आ रहा है, उसको थप्पड़ मार देती है वो। नहीं, तेरे इश्क में भी तो उसने बोला कि हाथ उठी गया तो थप्पड़ मार ही दो, मार ही दीजिए। वो वाला भी तो सीन है। तो लौंडे तो एंजॉय कर जाते हैं ऐसे मोमेंट्स। और क्या। बट मतलब अरे आदमी, मतलब क्लास में हमारा एक लड़का था भाई, उसका लड़की ने थप्पड़ मार दिया, उसने साले गाल नहीं धोया वो। कह रहा भाई टच तो हुआ है ना। वो लड़के आप तो नहीं थे। नहीं मेरा नहीं था। जोया, नहीं, जोया नहीं थी, जैनब था यार, जैनब था। गलत ना। अरे भैया हम तो रांझना की बात कर रहे हैं। जोया उसको थप्पड़ नहीं मारती है क्या? अच्छा। वो रोज थप्पड़ खाने के लिए तो जाता है। अच्छा, वही सीन है। तो ये कर लो यार, मस्कुलिनिटी कर लो, टेस्टोस्टेरोन कर लो, पुरुषवादी कर लो। तो यार लौंडे सब है करो। तो साला का मौका बन के फिल्म बना है ऐसे अरे तुम बहन स्पाई की फिल्म बना रहे हो, स्पाई है पे भाई, अंडरकवर है वो। और ये क्या नाम जो है ऊपर सरबड़ की पहन के है, और ये फिल्म करते हैं, इसको तो बड़ा सुंदर हाँ, बनाते हैं। उसमें वो है ना बेशरम रंग में ऐसे करके वो देखता है, हाँ। मेरी तोन दिख जाएगी। शाहरुख का अपना डिजिटली ऑल्टर जो 8 पैक ऐप है वो अपना दिखा रहा है, उसमें तो आए उसमें भर आनंद आ के रहा फिर है। से एक रात जो है गुजर जाती है इनकी बहुत अच्छे से। वहां पे टेस्टोस्टेरोन नहीं है, ना। वहां पे क्या शाहरुख के 8 बूब्स यहाँ पे उग गए। एप्स ही है ना भाई। भाई बिल्कुल है, निपल्स तो नहीं लग रहे उसके वो 8 मस्कुलिनिटी कुतिया नहीं की है, तरह वो से मस्कुलिनिटी नहीं है। वहां तो वो कह रहा नहीं, पाकिस्तानियों भाई, को, वो क्या है ना, आतंकवादियों को बोल वो- रहा है कि भाई तोहफा कबूल करो और बस हमारे लोगों को भेज दो। हाँ बस बस है? वो वहां मस्कुलिनिटी दिखा रहा है। उस भाई स्पाई वही है, पंख लगा लिया उड़ रहा है भाई। नहीं, स्पाई वो है जब रॉ का बंदा गद्दारी करे, वहां पे फिल्म अच्छी होती है। बस भाई वो डबल लेयर स्पाई हो गया ना। स्पाई के साथ स्पाइंग हो रहा है, समझ रहे? स्पाई एजेंसी के साथ। अब हम लोग जो है दूसरे विषय पे बिल्कुल चलते हैं। स्पाई से भासपाई चलते हैं। ध्वजारोहण आप लोग को कैसा लगा? अरे आनंद आया भाई, और ध्वज के बारे में जो डिटेल्स हैं हाँ वो जानने के बाद और अच्छा लगा। मतलब, और आप चाहते हैं कि कोई प्रौढ़ पत्रकार महोदय है वो अपने सोसाइटीज निकले, उनके छाती में जो है गुंबद तोड़ करके, और साला एक तो गुंबद तोड़ा उसके बाद छाती में गाड़ दिए झंडे का डंडा, तो बुरा नहीं लगता आपको? भाई कभी देखो, कभार? मेरा तो एक प्रण था, बचपन से प्रण था हाँ। कि भगवान जब अपने मंदिर में चले जाएं और संपूर्ण हो जाए, हाँ। तो मैं अपने बनाए हुए, मतलब कभी बनाए हुए मकान में जब जाऊंगा, तो मेरा तो देखो अंदर से बहुत ज्यादा संतुष्टि है। मंदिर बना है, संपूर्ण हुआ है, कलश रखा गया, ध्वज लग गई है। अब हम आगे कुछ अपने भविष्य के बारे में सोच पाएंगे। तो किसी के लोगों के अपने अपने संकल्प होते हैं, तो हमारे तो इतने में बहुत मेरा संकल्प तो अमित शाह पूरा नहीं होने दे रहे हैं। क्या चीज है? वो 2 करोड़ देते थे, अब नहीं देते हैं। हम तो साला बैठे हुए कि 27 आ रहा है। आप अखिलेश जी से बात करो ना, फोन मिला के देता हूँ मैं अखिलेश आपको। जी से मैं टच में हूँ, टच में हो ना? हाँ, ठीक है, बस उनसे टच में मैं रहता हूँ। राज्यसभा भी भेज देंगे मैं तो। कहीं राज्यसभा भेज दें, फिर घर बनने की जरूरत क्या, उधर लुटियंस में अपना बढ़िया रहे। लियारी से भेजते हैं आपको। वो तो जब हो जाएगा कवर तब देखा जाएगा। हाँ मुझे तो बहुत आनंद आया। ये वाला जो प्रणाम था, हाँ। ये भी, इसकी भी अलग ही स्टोरी बन गई भैया। कोई कह रहे हैं कि देखो हाँ। जो मास्टर स्ट्रोकवादी है उन्होंने तो इसके पीछे के भी कारण बता बोला दिए। कि योग का कोई मुद्रा होता है ऐसा, सांप की तरफ प्रणाम करने का कुछ तो बता दिया उन्होंने। मुझे जबकि लगा कि वो आदमी चाहे, मतलब भावातिरेक में ये होता है कि आपके हाथ जो है वो कांपते हैं। मुझे वही लग रहा है कि जब और रोम रोम हर्षित हो जाता है ना, और नहीं भी हो तो मोदी जी जानते हैं कि मुझे क्या करना है, सही बात कम है, करना कुछ है। अलग करना ये है। भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बट इसमें अब योग की मुद्रा और ये सब ढूंढ लेना मुझे योग लगता मुद्दा है नहीं, लेकिन अजीत भाई दैट इज अ बिट टू मच। इतना हो सकता है। अगर आप और मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने तो जाके वो ध्वज फहराई है, मैं कह रहा हूँ अगर हम वहां खड़े होते तो यार टीवी पे देख रहे थे, हम रो रहे थे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि यार वो इमोशनल करने वाला टाइम आपको था। बताता हूँ, मैं 26 जनवरी की परेड देखता हूँ ना, कभी कभार जो झांकी निकलती है इस तरह की, तो मेरी आंखें उसको भी देख करके भर आती है। ये तो राम मंदिर का झंडा लग रहा था, तो वो तो अनडाउटेडली मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी के लिए उससे मतलब बड़ा ग्रैंड मोमेंट। वो क्या है कि सिंबॉलिक है। ध्वजारोहण हो रहा है, साला मंदिर बनाए, झंडा लगाए, देखो, और साला 3 मील से वो झंडा दिखेगा तुमको, है ना? तुम जो अजान देते हो उसकी आवाज जहां तक नहीं जाती, उससे ज्यादा दूर से हमारा झंडा दिखेगा भाई जब हम, ये बहुत बड़ी अजीत भाई आप
कभी गए होंगे जब मतलब ये मैं तो हाँ गया था, नेपाल जब में। बन ही रहा था तिरपाल में, हमने देखा है। और मैंने तब देखा था 2013-14 में जब केवल त्रिपाल में थे। वहां देखने के बाद ही रोना आ गया था उस टाइम पे, और ये लगने लग गया था कि हम तो नहीं देख पाएंगे। सच्ची बताऊं, सच बताऊं, मतलब मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे बाप, चाचा, ताऊ सब खप गए हैं, तो हमें लगा कि ये तो लंबी लड़ाई चलने वाली है। हमारे तो दादाजी 16 दिन जेल में रहे हैं, मुलायम सिंह की बनाई हुई कौन सी जेल होती है वो, मतलब अलग से जेल जो अलग से ही पर्ची जो बनती थी, राम का नारा लगा था वो वाला। मैं तो 16 दिन जेल में बंद रखा है। हमने जब अपने आंखों आगे बनता देख लिया, भाई इससे बड़ा जीवन में क्या तप होगा, क्या उसका पुण्य मिलेगा, ठीक। तो हमने टीवी पर देख कर हम मतलब इतने ज्यादा वो हो गए थे। तो ऐसा हो भी सकता है कि मोदी जी तो खुद उसके साक्षी रहे और खुद उन्होंने करा है, तो हो भी जाता है, वो अलग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सही बात है, मतलब और उस व्यक्ति ने भी जीवन अपना खपाया है, देखो ये नहीं कह सकते। मोदी जी ने अपना जो पीढ़ियों से मिला है, 2014 से पहले कदाचित यही 1-2 मुद्दे होते थे, 370 राम मंदिर, इन्हीं के ऊपर बात होती थी। अडवाणी जी का रथ से लेकर के अडवाणी जी के बाद पूरा का पूरा संभालना, और फिर मैं और आप तो इसमें लोम हर्षित है कि हमारे आंखों आगे बन गया। वो लोग हैं जिन्होंने इसमें पूरा काम किया है, एक सेकंड का उन्होंने इसमें टाइम दिया है अपना। बिल्कुल भाई, उनके लिए क्या करना है। विश्व हिंदू परिषद ने यज्ञ करवाया, वहां पे चबूतरा बनवाया, वो पहली ईंटें लगवाई, जिन लोगों ने ये काम किया है। 100 करोड़ हिंदुओं की अनुभूति अगर मोदी में उस टाइम पर होगी, मैं कह रहा हूं, और होनी भी चाहिए कि उसने सबके सपने को पूरा करा है भाई। वो ध्वजा फहराने के बाद ना थोड़ा वही रिसेंसी बायस जिसको बोलते हैं कि हमने मोदी को गवर्नेंस में देखा है, और हमने टूटती सड़कें देखी है पिछली इसी बरसात में। उसके बाद हमने इथेनॉल का मतलब क्या है ना कि नेगेटिविटी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। बिल्कुल। अब कल जैसे इनका AQI वाले बयान आ गया कि विदेश वालों का अपना स्टैंडर्ड है, हमारा अपना। अब ये सब झटवा जाए इन सब और वो अंततः हुआ, या इंडिगो वाला जो फियास्को हुआ जिसपे हम आगे चर्चा करेंगे कि भाई ये झुकवा ले रही है सरकार, और सरकार हमारी कर क्या रहे हो, सरकार मतलब नरेंद्र मोदी। तो वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के या अडवाणी जी के या वाजपेयी जी के, अशोक सिंघल जी, खैर सिंघल जी तो अनस्केथेड है, ठीक है, वैसे लोगों को, प्रवीण तोगड़िया हो गए या अन्य लोग हो गए जिनका इसमें पूरा योगदान रहा। तो अभी हम पॉलिटिकल जो डिसीजन है इसके कारण से मोदी की पीछे की हम वो जो हम समझ नहीं पा रहे कि वो योगदान कितना बड़ा था। सही बात। और 2002 भी अयोध्या से ही लौटते कार सेवक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें साबरमती एक्सप्रेस में, और कौन थे ये सारी चीजें कनेक्टेड कि 20 साल तक उस आदमी को हॉन्ड करते रही है लोग उस एक इवेंट को लेकर के। इस कारण भी उसकी पूर्णाहुति आप जो भी बोल लो, उसका वो एक अलग ही भाई उस जगह पे खड़े होकर देखो ना। राजदीप सरदेसाई ने बोला कि हमने तो बिना बात ही इसको इतना लंबा घसीट दिया मोदी को, यही कोई और होता तो बात खत्म हो चुकी है। हाँ, भाई ये जो इशू है मोदी का, जो कुछ काम ऐसे कर दिए हैं इसने कि आज से 100 साल 200 साल बाद भी जब बातें हो रही होंगी ना, तब इन चीजों का वर्णन आ जाएगा। और मोदी ने ये नहीं बोला कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, जैसा कि जिसके ऊपर जिसको हिस्ट्री भूल जाएगा, मनमोहन सिंह जैसे लोगों को जो फर्जी का अपना ऑरा क्रिएट कर लिए कि मैंने ये कर दिया। मोदी ये बोलेगा नहीं, मोदी को बोलने की आवश्यकता नहीं है, अब जरूरत नहीं है। उसके एक नहीं, जो एक स्टीव जॉब्स का कथन है, जब वो आईफोन अनवेल कर रहा होता है तब बोलता है कि हम आईफोन या आईपैड की अनवेलिंग के टाइम बोलता है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में यदि आप एक ऐसा प्रोडक्ट ले आते हो जो इंडस्ट्री को बदल दे, आप लेजेंड हो जाते हो। और मेरा सौभाग्य है कि जब हमने आईपॉड लाया तो MP3 म्यूजिक पोर्टेबल जो है वो इंडस्ट्री बदल गई। फिर हम आईफोन लेकर के आए तो स्मार्टफोन की इंडस्ट्री हमने डिफाइन कर दी, और हम अब आईपैड लेकर के आ रहे हैं। इससे हम जो है पूरा का पूरा टैबलेट का एक नया सेगमेंट एक तरह से हम क्रिएट कर रहे हैं कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस। मोदी के साथ वही है कि उसने इतने ग्रैंड काम कर दिए है ना, क्या हमें पीछे वाले वो थोड़ा छोटे लगने लगता है, 370 ही तो हटा है, हमें उसकी ग्रेविटी नहीं पता, हमें उसकी ग्रेविटी नहीं पता है। हमें अब नोटबंदी का देख लो आप, नोटबंदी पे बहुत लोगों ने गाली भी दी है, डिटेलिंग नहीं पता है और वो विजुअल नहीं हो पाया ना हमारे दिमाग के अंदर। नोटबंदी तो का भाई वो बड़ी चीज है,
कई तरीके से उसका मूल्यांकन होता है। जैसे एक तो ये काउंटरफीट वाला है, ये अब लोग ना बस उसको इस तरीके से देखते हैं कि भाई लोगों के घरों में जो काला धन पड़ा हुआ था वो वापस नहीं आया, इस तरीके से बोलते हैं। सिर्फ एक तरीके से नहीं देखा जा सकता है। अब काउंटरफीट में देखोगे तो इट इज सक्सेसफुल नहीं, उसके बाद डिसीजन लेना कि उसका कागज हमारा होगा, उसकी छपाई हमारी होगी, डिसीजंस भी तो लेना ना बाद में। ये भी तो नहीं कि बाद में फिर उसी को कंपनी या फिर हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी बनी है उसमें आप देख लीजिए। अब तीसरा नक्सलियों का सफाया कैसे होना, पूरा रेड कॉरिडोर ही खत्म कर दिया है तुमने। वो तो कैश का ही नेटवर्क था भाई, और वो इसी तरह से चलता था। तो इन सब का प्रभाव तो है ही, जो स्टैक करके इन्होंने स्टैशिंग कर रखी होगी। अभी देखो वो कहाँ है, वो पैसा इनके पास है नहीं। सबसे कम चर्चा में यही टॉपिक है। एक्चुअली में क्या हुआ है कि क्या किया है? कई बहुत सारे काम ऐसे हो गए जिनको टेकन फॉर ग्रांटेड आज के डेट में हम लोग लेने लग गए हैं, जबकि आज से 10 साल 12 साल पहले वो साले बिल्कुल सर पे बैठे हुए बेताल की तरह बैठे हुए थे। 10-12 साल पहले ना हम अपनी गांव की सड़क बनना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे 10 साल में ये बन जाएगी। अब है कि एक ट्वीट आप कर दो बम्बू हो जाता है। और आज हम जो है बड़े बड़े काम को भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले देते हैं। बड़े बड़े काम को टेकन फॉर ग्रांटेड। अब ये देहरादून वाला वो बना, वैसे बुरा नहीं है, लेना चाहिए थोड़ा। क्या है आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाए, क्योंकि यदि आप देश तरक्की कब करेगा, कैसे करेगा? अयोध्या पे यदि आप रुक जाओगे तो फिर वो काशी मथुरा और आगे जो भोजशाला और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या होने लगा, वो नहीं होता कभी भी। बिल्कुल देखो टेकन फॉर ग्रांटेड की बात अभी देहरादून हाईवे, हाँ देहरादून हाईवे जो बना, इसमें बहुत सारे आर्टिकल छपे हैं कि 1 महीने के बाद खुलेगा। ठीक है, अभी मैंने कुछ रील्स देखी कई लोगों की कि आपने तो ऐसा कह दिया, मतलब ये हाईवे बन गया है, ये तो यहाँ से हम 1.5-2 घंटे दिल्ली से चल के आ गए और यहाँ पे आके यहाँ से बना ही नहीं है, यहाँ पे तो मिट्टी है, हम आगे कहाँ जाए, वापस जाना पड़ेगा। कमबख्त, तो तुम पूरा नहीं पढ़ोगे तो इसमें मोदी की क्या गलती है बे? तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड तो ऐसा ले लिया, इसमें भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं, मैंने उसके बीच के हम देहरादून गए थे यार, सुंदर है, बहुत बढ़िया है, और ऊपर ही सारा बनाया हुआ है। अरे हम लोग लौट रहे थे, हिमालय दिख रहा था। हाँ, हरिद्वार से लौट रहे थे भाई, वो है हमारे फोन में, पूरा हिमालय इतना सुंदर, ऐसा बिल्कुल स्वर्णिम सा दिखाई दे रहा था पूरा। पूरा बहुत लंबा चौड़ा, पूरी पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय की, वो उजला, और ये सितंबर की बात, हाँ सितंबर के महीने में, हाँ बारिश के बाद दिख रहा था, सुंदर, बहुत बढ़िया दिख रहा था। और हाईवे तो है ही जबरदस्त, और ये देहरादून वाला बहुत सुंदर बना है। अब ये दिल्ली मुंबई देख लो आप, दिल्ली मुंबई, हाँ बहुत प्यारा बना है। आप लोग कोई गया, मतलब राम मंदिर बनने के बाद कोई गया? अरे ये गया है, मैं ध्वजा के बाद गए हो? नहीं, ध्वजा के बाद नहीं, अब जाएंगे, अभी अप्रैल में इसी साल ही गया था, अप्रैल में। अच्छा। तो बहुत ही वेल मैनेज्ड है भाई, मतलब आप शुरुआत से पहले स्टेप से लेकर जब तक प्रसाद नहीं ले लेते हो, बाहर नहीं निकल जाते हो, बहुत वेल मैनेज्ड है सब। मतलब अच्छा, और आप 4 लाख आदमी और आप जैसे ही मंदिर के प्रांगण में एंटर करते हो, आपको जो रामलला है उनके दर्शन होने लग जाते हैं दूर से ही। अच्छा, मतलब ऐसे कई बार होता है ना कि यूं देख रहे होते हैं लोग, नहीं ऐसी करने की जरूरत नहीं है, दूर से दिखता है। मूर्ति बहुत बड़ी है क्या? हाँ, बड़ी है, और आप एंटर करो मंदिर में, आपको दूर से दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, और फिर वो लंबे समय तक होते रहते हैं, आप चलते रहते हो। मतलब वो तिरुपति की तरह नहीं है। अब ये जो तिरुपति तो बहुत पुराना मंदिर है, उस वक्त लोग कम थे। इन्होंने बहुत सोच के बनाया है, हाँ विजुअली उस तरह बनाया हुआ कि हमेशा लाइन ऑफ साइट में रहे। ये जो बात बोल रहा है ना, इसको हम इस तरीके से देखिए, जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं, तो वैष्णो देवी जाते हैं वो धक्के मार रहे होते हैं, या फिर कहीं वो अरे भाई देवघर में पंडा ना सोंट देगा, बेत से मारता है, और एक बेत नहीं साला झाड़ू टाइप बनाए तो 10 बेत रहता है। अब देवघर में क्या, बाबा धाम में बस इतनी हाइट है शिवलिंग की, इतनी, अच्छा 1 इंच से भी कम होगी। या तो वो बार बार हाथ रखते रखते घिस गई है, या पता नहीं, जो पत्थर वैसे घिसता नहीं है, बहुत जो ज्योतिर्लिंग है। अब हर आदमी चाहता है टच ही कर ले, जबकि नहीं करना चाहिए भाई, वो ऊर्जा का स्रोत है, तुम ले नहीं पाओगे। सही बात है। और उसमें रखते नहीं, एक बार हम छू ही ले थोड़ा सा, इस चक्कर में पंडा मारे छोटा सा, बढ़िया कर है। और क्या है कि गर्भगृह इस कमरे से भी छोटा है, उसमें क्या ऐसे एक ही गेट है, इतना चौड़ा, वो रॉक कट है पूरा, पहाड़ को काट के बनाया हुआ। अब इतना चौड़ा, मुझे लगता है 3 फीट वाइड जो होगी गर्भगृह की वॉल होगी, एक ही गेट है,
एक बार घुसता है आदमी उसी से और बाहर फिर वो निकलता है। ऐसे आएगा, फिर ऐसे करके निकलेगा, तब तक दूसरा बैच वेट करता रहता है। अब तुम जो बैठ करके ये करते रहो, वहां पे पंडा जी देते हैं सटा सट, और उसके बाद फिर निकलो। लेकिन बढ़िया है कि अब जो बन रहा है अभी के फुटफॉल के हिसाब। सावन में क्या होता है पता है, वहां पे भाई बाहर में कूप लगा दिए, टीप फनेल जिसको बोलते हैं, उसी में आप बेलपत्र ये सब डालो, पहुंच जाएगा बाबा तक। उधर जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे सीधा वहीं पे गिरता है अपना। अच्छा, ये अभिषेक तिवारी आई थिंक देवघर ही जाते हैं ना, हाँ, कावड़ वावड़ देवघर, लेके जो जाते हाँ, हैं। हाँ, ठीक। तो वही बात है ना कि मतलब इसका जो इसने बोला वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको भगवान के दर्शन हो गए, बहुत दूर से हो गए, तो अब आप वहां पे रुकोगे नहीं, आप चलते रहोगे। परिसर कितना बड़ा है, हाँ, वो जैसे हम काफी काशी से बहुत बड़ा है, काशी से तो बहुत बड़ा होगा। अब उसमें काशी का प्रांगण उतना बड़ा नहीं है, जहाँ पे मंदिर है, मैं बताता हूँ, मंदिर और ये गेट तो तक 107 उतना एकड़ बड़ा जमीन है difference इनके पास तो। हाँ। काशी का प्रांगण भी बड़ा है। हाँ। पर अब दिक्कत क्या है कि काशी में जो एक्चुअल मंदिर है, जहाँ पर हाँ, जो शिवलिंग है, शिवलिंग विराजमान है, तो वो आपको दूर से नहीं दिखता है। अब उसके लिए एक लाइन लगी होती है, लाइन लंबी होगी और एक चलती VIP रहती लाइन है, हाँ। और वो आप फिर सबकी क्या होता है, मंशा क्या होती है कि वो जी भर के देख ले। हाँ, एक बार देख ले वहां पर खड़े होकर। और चंदन टीका धराक से हाँ, लेप वो ले सब- अपने वो माथे। तो खैर वहां पे पंडित जी करते कर रहते हैं देते सबके हैं, साथ। पर पॉइंट क्या हो जाता है कि वहां पर सब लोग थोड़ा सा देखना चाहते हैं खड़े होकर, जो कि संभव नहीं है इतनी भीड़ के समक्ष। राम मंदिर में ये समस्या नहीं है। राम मंदिर में आपको दूर से ही दर्शन होने लग जाते हैं और आप जी भरकर दर्शन कर पाते हो। फिर ये भी है ना, राम मंदिर में अभिषेक नहीं करना, हाँ, जल नहीं right, चढ़ाना, right, ये भी है। right, तो आपको खाली दर्शन ही करने वहाँ तो हैं, दर्शन ही बस, होते हैं। बाकी बस, फिर आप बस, निकल बस, जाओ। बस। उधर भी क्या है ना, ऐसे अभिषेक जो है ज्योतिर्लिंग दूसरे का मंदिर, नहीं- हाँ, वो वहाँ पे ज्योतिर्लिंग का कर- नहीं करते हैं। वो साइड में एक और जो शिवलिंग विराजमान है वहां पर उनका करवाते हैं। मैं करके आया था, करके आया था, देख के आया था। आप जाओगे नहीं, नहीं, अयोध्या जी? मैं तो गेट पे गया ऑलरेडी। एक हमारे साथ कोई थे जो जानकार थे, तो वो बोले कि हो जाएगा। गेट पे गए, गार्ड भाई साहब, अरे अजीत जी आप यहाँ कहाँ, आइए मैं आपको VIP दर्शन करवाता हूँ। बोले बढ़िया, मतलब पूरा हो गया मेरा तो। नहीं तो लाइन तो बहुत लंबी होती आपने है। त्रिपुंड का जो फोटो डाला था स्टार्टिंग में, वहीं का ही है? हाँ हाँ हाँ, वहीं का काशी विश्वनाथ का ही। अब इंडिगो पे चलते हैं कि इंडिगो पे नहीं चलना चलना तो पड़ेगा। सही बात है। 67% भाई मार्केट साहब, शेयर है, वही उसके अलावा आपको मिलता ही नहीं है कुछ भी। कुछ सही नहीं। में मेरा भाई साहब गुवाहाटी में हिमांता जी के साथ इंटरव्यू और 2 दिन का हमने वो का किया हुआ था, ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे। ये कांड हो गया, 40,000 की टिकट हो गई, बोले बजट से बाहर हो गए। अब और डायरेक्ट फ्लाइट केवल इंडिगो की ही है, और वो भी चलेगा कि नहीं तो हमें जो है माफी इसीलिए मांगनी पड़ी। अब मोनोपोली- पता नहीं कब देंगे इंटरव्यू, क्योंकि अब CM ने टाइम दिया और आप धोखेबाजी उनके साथ कर मैं गए। अहमदाबाद से आ रहा था, मैंने इनको उसी टाइम टेलीग्राम करा, मेरे पे टेलीग्राम वाले फोन था। मैंने कहा, और वो आफत ऐसी होगी भाई साहब, वो उड़ते उड़ते बचा है, और उसमें इतना बड़ा टेक्निकल फॉल्ट था, 3 घंटे लेट हुआ। हाँ। दोबारा फिर वो करा। मैंने अजीत भाई को बोल देता, मैंने मर मुर जाऊं तो मेरे घर बता देना ये वीडियो। और कौन सा ऐसा दिन नहीं होता जब कोई ना कोई मुझे या किसी को टैग करके नहीं बताता कि स्पाइस जेट ने अपनी वो कर ली, इंडिगो वाले अपनी वो करवा रहे हैं। ये होता, सरकार चुप रही। DGCA के बारे में पता चला कि इनका 1050 का स्ट्रेंथ है और 500 लोग आते हैं इनके यहाँ काम करने। मतलब आधे लोग आ ही नहीं रहे, नहीं या भर्ती ही नहीं कर रहा। और नहीं भी आ रहे। तुमने फ्लैग किया। इनके ना 75 फ्लाइट्स, इंडिगो के 75 फ्लाइट्स ऐसे थे जो कि खराब थे। इन्होंने उस 75 फ्लाइट्स की टिकट बेची है। फिर भी इनको पता था कि ये खराब है, ये उड़ नहीं पाएंगे, फिर भी टिकट बेची है इन्होंने। नहीं, कुछ पायलट्स का तो ये भी आया ना कि एक तो अभी पायलट्स वाला तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आया है कि DGCA को पता था कि ये लोग विंटर टू विंटर जो ईयर ऑन ईयर बुकिंग होता है ना, 9% एक्स्ट्रा बुक किया है इस साल। क्राफ्ट की संख्या उनकी कम है, क्राफ्ट उतने ही उनके पास। और समर से विंटर में नॉर्मली कम होती है फ्लाइट्स, इन्होंने 6% अधिक बुकिंग की है। ये कौन सा लॉजिक था? और पर्पसफुली पुतिन जब आया उसी वक्त ये क्राइसिस क्रिएट की गई। नॉर्मली आपकी फ्लाइट लेट होगी ना तो इंडिगो मैसेज कर देगा, फोन आएगा ऑटोमेटेड वॉइस वाला कि आपकी फ्लाइट 2 घंटे डिले होगी, ऐसे करके।
इसमें कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं कि तुम आओ, हम चेक इन बैगेज भी ले लेंगे, उसके बाद केओस क्रिएट होगा और फिर आपको एग्जाम्पशन हमें देने पड़ेंगे। मुझे इस पे पूरे मुद्दे पे ऐसा लगता है कि इसमें जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है वो बहुत सस्ते में छूट रही है। हाँ, हम तो नहीं छोड़ना, मैं तो रोज पेलता हूँ। और ये कोई नया ही लोंडा हम है, तो नहीं ये छोड़ना, टीडीपी का है, टीडीपी का राम नायक है। हाँ। डीजीसीए अब देखो इसमें ना क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि कई लेयर पे ये चल रहा है। अब जैसे और जब से ये बंदा आया ना तब से बहुत ज्यादा घटिया हो गया है पूरा। डीजीसीए इज एन अटैच्ड ऑफिस टू दिस सिविल एविएशन। अब इसमें वो नियामक संस्था है, नियामक संस्था है। मंत्रालय अलग चीज हो गई, इनका है कि Regulatory डेली परिचालन पे तुम ध्यान रखो। बट उसमें भी दिक्कत पता है क्या है, जैसे अब चलो इसको अगर हम शुरुआत से ही समझें तो इंडिगो के एंड पे, इंडिगो जो ये डीजीसीए ने अपने नए नियम बनाए थे वो जनवरी 2024 में बनाए हैं और उनको कहा है कि भाई जून 2024 में इनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि सबको अपना भाई रोना थोड़ा सा करना वो है। आर करना है सबको, तो सारी जो ये जितनी भी एविएशन की कंपनीज हैं ये आती हैं, कहती है भाई हम इतनी जल्दी पायलट्स नहीं रख सकते हैं। और कई लोग रीजनिंग भी देते हैं कि भाई पायलट्स जो होते हैं ना, क्या है कि इंडिगो जो है वो एयर इंडिया से पोचिंग नहीं कर सकती है पायलट्स की। भाई वो सबने कर लिया ना, इंडिगो वाले ही, क्योंकि उन्हीं के पास सबसे ज्यादा पायलट थे, सबसे खराब स्थिति में वही काम करवा रहे थे, तो यहाँ से जाने वाले थे, तो इन्होंने सारे ही एयरलाइन से बोल दिया कि हम तुम्हारे रूट्स को चोक नहीं करेंगे, जो हम हमारी प्रेडेटरी पॉलिसी जो है वो नहीं आएगी, तो हमारे से कोई भी पायलट पूछ नहीं कर सकते। राइट। तो अब पॉलिसी ऐसी बना दी कि भाई आपको 12 महीने का एक वो है, 12 महीने का एक साइकिल होता है कि आपको जिसे नोटिस पीरियड बोलते हैं। हाँ। और जो उसके अंडर काम करता है, जो कमांडर होता है उसके अंडर है, वो 6 महीने का है उसका। तो जो इस टाइप की पॉलिसी है उसमें आप दूसरे एयरलाइन से पायलट्स भी नहीं ले सकते हो। तो अब इस टाइप के रीजनिंग उन्होंने बताई कि भाई हमें और टाइम चाहिए, इसमें इनको टाइम दिया गया है। हाँ, उसके बाद डीजीसीए ने कहा है कि भाई चलो 1 साल का और टाइम लीजिए और जुलाई 2025 तक हम पार्शली इसको कंप्लाई करेंगे और नवंबर 2025 तक हम इसको फुली कंप्लाई करेंगे। यानी कि आपके सामने ऑलमोस्ट 2 साल है, जनवरी 2024 से लेकर 20 महीने भाई, 20 महीने 22 महीने आपके पास थे और आपके आपने नहीं पास। किया। और आपने क्या किया है, जनवरी 2024 में आपकी 2000 फ्लाइट्स चल रही हैं, आपने नंबर ऑफ फ्लाइट्स 2025 इनिशियल डेज में 2200 कर दी हैं। यानी कि आपकी फ्लाइट्स बढ़ गई हैं, लेकिन आपके जो रूल है जो कंप्लाई करने हैं, जो नंबर ऑफ पायलट्स आपको बढ़ाने हैं वो नहीं बढ़ा रहे। अब आपका जो रूल बनाया है उसमें रूल क्या है कि भाई 36 घंटे से शायद 48 घंटे का रेस्टिंग टाइम दिया है ना, 30% टाइम बढ़ाया गया है। तो उसका बेसिक मतलब ये है कि आपने नंबर ऑफ पायलट्स बढ़ा लो। आई थिंक एयर इंडिया ने बढ़ाए हैं, बाकी सब लगभग सबने किया है। इनका क्या था कि इनको लगा यार वी आर टू बिग टू फेल, हमें क्या उखाड़ लेगी सरकार हमारा, हम तो इनको घुटनों पे ला देंगे, और ला दिया है। ला दिया। अगर आपने 62% ऑफ मार्केट शेयर, तो एक तरीके से आपकी मोनोपोली चल रही है। एक तरीके से क्या है ही, और इसके लिए एक संस्था है भाई, सीसीआई, कंपटीशन कमिशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे ना इसीलिए मतलब एमबीए में जब हम पढ़ते थे तो इसीलिए कहा जाता था कि मोनोपोली इसीलिए सरकारों को घुटने पे ला सकती है, और मोनोपोली की जगह एटलीस्ट डुओपोली तो हो, ओलिगोपोली होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट डुओपोली तो हो। पॉइंट ये है कि जो आपने सीसीआई की बात की है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका सीधा सीधा काम ही ये है कि भैया इस चीज को देखो, और एटलीस्ट अगर कहीं मोनोपोली इस टाइप की हो गई है तो आप 3 भाग में तोड़ दो। तो हाँ राइट, तो आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी ना कि इस मोनोपोली की वजह से लोगों को कितना संकट आ सकता है, वो आपको प्रिज्यूम करना पड़ता है, दूरदर्शी बनना पड़ता है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये जो होता हुआ भी नहीं दिख रहा है इनको, तो अंदर जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर जिस तरीके का करप्शन होता है, जिस तरीके से चलता है, तो इस तरीके से चल रहा। बोलता है ना, वो कौन सी घायल फिल्म है उसमें बोलता है कि रिश्वतखोरी ने तुम्हारे खून से तुम्हारी माँ के दूध का असर छीन लिया। तो ये इनके साथ ये हो चुका है। नहीं तो भाई इलेक्टोरल बॉन्ड में 31 करोड़ भाजपा को दिए गए हैं। 31 करोड़ ओनली भाई, उससे 50 करोड़ 100 करोड़ आप ले सकते हो ना बाद में कि दे रहे हैं भाई, बाद में देखेंगे कितना, मतलब फाइन मत मारना ज्यादा यार भाई। अब कोई कंपनी अगर इतना पैसा दे रही है तो वो वसूलेगी तो सही भाई। एग्जैक्टली, उसका 10 गुना वो वसूल तो दुनिया से वसूल रही है ना, वो उनसे थोड़ा ही ना हो। तो यार आप देखो ना कि पायलट्स जो है, मतलब इनका जो अभी
नेक टू नेक चलता था। जो एक क्रम्बल हुआ, वो क्रम्बल कैसे हुआ, मतलब जैसे पटना से सपोज करो फ्लाइट जानी है चंडीगढ़, ठीक है, अब वो पहले हब होते हैं और स्पोक्स होते हैं। पटना से दिल्ली रुकेगी और दिल्ली के बाद स्पोक पे जाएगी, चंडीगढ़ जाएगी। वो पटना टू चंडीगढ़ नहीं जाएगी, पहले दिल्ली रुकेगी। फिर अगर हब टू हब काम चल रहा होता ना तो स्मूथली हो जाता। इसमें भी ये स्मूथली खींच जाते, जो कि इनको लग रहा था, जिसके कारण इन्होंने ये किया भी कि इतना तो कर ही लेंगे हम। फिर इनकी जो इंदौर वाली मतलब जो स्पोक टू स्पोक थी ना, वो चेन टूटी, और जब वो चेन टूटी तो वो मतलब वो न्यूक्लियर फिजन हो गया, जो इनको कंट्रोल नहीं कर पाए। टूटी या तोड़ा, जो भी है वो तोड़ा पॉसिबल कि तोड़ा ही गया भाई। जो इन्होंने पर्पसफुली सबक सिखाते हैं, सबक सिखाएंगे तुम्हें। एक दिन में यार 1000 फ्लाइट कैंसिल हो रही है, 2000 फ्लाइट कैंसिल हो रही है, ये कैसे हो रहा है भाई? वही वो तोड़ा होगा, पर वो जो टूटा ना तो वो फिर भैया न्यूक्लियर फिजन बन गया, इनके कंट्रोल में ही नहीं। और एयरपोर्ट पे तुम्हारे एयर स्ट्रिप पे बॉम्बिंग हो गई, हवाई जहाज उड़ ही नहीं रहा है, तब हम समझेंगे कि इस एयरपोर्ट की सारी फ्लाइट कैंसिल है। तुम्हारा जहाज जब ठीक है, एयरपोर्ट जब ठीक है, फिर फ्लाइट क्यों नहीं उड़ रही है? और दूसरी एक और सबसे भयंकर बात कि जब इन्होंने जो कस्टमर्स थे उनको जो पैसा दिया, वो पैसा दिया नहीं, वो कहा कि इंडिगो के वॉलेट में रख देते हैं। आपने अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गई, कुछ भी फॉल्ट हो गया, तो उनका पैसा तो रिटर्न करो। आपने 50 करोड़ रुपया जनता का, 1 लाख कस्टमर था मोटा मोटा, 5000 की टिकट हो गई तो मोटा मोटा 50 करोड़ के आसपास आपका जो पैसा था वो आपने वॉलेट में रख दिया। कंपनी के लिए बहुत छोटा अमाउंट है, 50 करोड़ 62% शेयर में बहुत छोटा। नहीं, हम ऐसे टट्टी अनुभव के बाद तुम्हारे साथ बैठना क्यों करेंगे भाई? इसीलिए इनका जो शेयर है वो मार्केट शेयर भयंकर रूप से गिर रहा है। अभी तो गिरेगा ही, अभी गिरेगा ही, गिर ही रहा है इनको। और फिर बाद में इन्होंने माफी मांगते हुए, जब बहुत सारे लोग, मैंने तो लिखा कि भाई कम से कम 10x कंपनसेशन होना चाहिए, 10x मिनिमम। तो इन्होंने क्या किया, छूट गया। तो भाई इमरजेंसी में भागता है कोई, तो अधिकतर इमरजेंसी में भागता है। एक आदमी अपने उसके भाई की डेथ हो गई, तो फ्यूनरल में मुखाग्नि जो है वो देने जा रहा था, वो फंसा। बताओ, किसी की शादी रुक गई है, फ्लाइट थी, यहाँ से वहां जाना है, अब तुमने इस फ्लाइट का तो दे दिया, आगे जो उसका पूरा प्लान जो बर्बाद हो उसका क्या? सही तो 10x तो बेयर मिनिमम है, और इन्होंने बहुत लूटा है। और फर्जी का दिखाते कि हम लॉस में चले, लॉस में चलते नहीं है। 20,000 करोड़ टाइप का इनका ठीक ठाक मतलब लाभ है। ये कोई बता रहा था एक दिन, रील पे मैं देख रहा था कि लॉस खाली पेपर पे दिखाते हैं, वो लॉस फलाना कुछ और होता है, वो टैक्सेशन से बचने की तरीका है और कुछ नहीं है। और आपने रील की बात बताई ना, एक रील बाजी कर रहा था, उसमें मैं आपसे ही जानना चाहूंगा। एक बता रहा था, ये जो कुछ भी हुआ है, जैसे पुतिन आया था, तो इंडिगो को बहुत टाइम पहले सितंबर में कहा गया था कि जो टर्की की जो कंपनीज हैं उनके साथ में टाई अप छोड़ दे। और जो टर्की की कंपनीज हैं उसमें तकरीबन 68% के करीब जो शेयर है वो अर्दोआन का है। अर्दोआन जो चाहता है वो कर सकता है। था ना, उसकी बेटी का था, लॉजिस्टिक्स वाला कंपनी था। लेकिन इन्होंने लॉजिस्टिक वाला जो बाद में फिर कर लिया टाई अप, कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने तोड़ा ही नहीं है। तो वो ये कह रहा था कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक ये बात है कि जिस टाइम पे ये आ रहा था, भारत की सरकार को ऐसा पता लगा कि भाई ऐसा ना हो कि ये एविएशन में ऊपर उड़ा दें। मतलब ऐसा होता है ना कई बार कि आप दिशा बदल देते हैं, वो तो रडार के आधार पर चलता है। अच्छा, वो तो एक हुआ जीपीएस स्पूफिंग वाला, एक कुछ हुआ था, और ये कुछ हुआ भी है पहले भी। तो उसने बताया कि भारत की सरकार ने ही अचानक जो उनको संदिग्ध लगे कि इसमें हो सकता है, और ऐसी स्पूफिंग पहले हो चुकी है, तो उनको पहले से पहले नोट डाउन कर दिया। और जब तक पुतिन रहे तब तक वो पूरी प्रॉब्लम रही है। तो कहीं ऐसा है कि उनके जासूस, रशियन जासूसों ने भी और इंडियन जासूसों ने भी कुछ इस प्रकार के इनपुट्स दिए कि ऐसा हवा में हमला हो सकता है। और उसने एक और बात बताई कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से सारी चीजें बढ़ी हैं, और गुजरात अहमदाबाद में भी जो क्रैश हो उसके बाद ही हुआ है। और इन सब चीजों के पीछे क्या है कि जो पाकिस्तान की स्पाई कंपनीज हैं, जो स्पाई लोग लगे हुए हैं, ये सारे, और हैकर तो ये तकड़े हैं ही बताया जाता है भाई पाकिस्तान वाले। बिजली हैक कर लेते भाई। हाँ, बिजली तो इन्होंने हैक कर ली अल्लाह से सीधे बादलों से हैक करके, और लाइट जला देते हैं। तो उनने ये बताया कि इनको ऐसे इनपुट्स मिले थे जिसके कारण से इन्होंने ये कर दिया। अगर मान लो कि पुतिन को इधर कुछ भी हो जाता,
तो उस टाइम पर फिर जो है मतलब बड़ा एक युद्ध हो सकता था। तो वो चीज को लेकर के सरकार भी, कंपनीज भी सब छिपा रहे हैं, उसके बाद से सब फ्लो में है। और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद वाला तो मुझे भी थोड़ा जचा कि उसके बाद से बहुत क्रैशेस हुए। लेकिन तो हर जगह पे आती हैं, पर मेरे को इतना लगता नहीं है। वही है कि आप रेट्रोस्पेक्टिवली मास्टर स्ट्रोक बता देते हो, मतलब क्राइसिस को भी। मेरे को वही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो हर जगह ही रहती हैं, हर जगह की रहती हैं, पर मेरे को लगता इतनी बड़ी कंपनी ना अपने ब्रांड इमेज को लेकर के बहुत सतर्क है। रिकवरी, ठीक है, ये अब होगा नहीं। हाँ तो इस कारण से आप वो देखो ना, वाला एंगल पता नहीं। मीम जो बनने लग गए हैं वो अब ये बनने लग गए हैं कि इंडिगो जो साली उड़ती नहीं है, एयर इंडिया जो उड़ती है तो गिर जाती है, कहाँ जाए हम। तो ये और इसका प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है। मीम्स का आप सोच रहे होगे, मतलब लोग बेशक सोच रहे होंगे, सबको पता है। 3 चीजें हुई थी मतलब एविएशन में लगातार। एक तो क्रैश वाला हुआ, उसके बाद 1 महीने तक पता चलता रहा कि एयर इंडिया की जितनी फ्लाइट है सब में कुछ ना कुछ उसके बाद वो चुप हो गया, अचानक फिसल गए, फिर ये स्पूफिंग वाला हुआ। स्पूफिंग वाले में तो ये बोला गया कि सरकार ने पहले ही बोल दिया था हमारा ये 2 घंटे डाउन टाइम रहेगा, ऐसे करके बोला था हम कुछ रीसेट करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ। उसमें एक जो दूसरी बात बताई जा रही है, गवर्नमेंट जानना चाहती थी कि ये वल्नरेबल टाइम हमने बता दिया, अब कौन कौन सा आदमी या संस्था इसको एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है तो उसको हम ट्रेस कर सकते हैं। तो ये एक बोला जा रहा है। फिर क्या हुआ कि A320 नियो जो एयरक्राफ्ट होता है, उस एयरक्राफ्ट का पूरे दुनिया में वर्ल्ड वाइड, आपको याद हो, रीबूट हो गया था सिस्टम। उस सॉफ्टवेयर का ये करना था। अब या तो सारा ही उस पूरे नेटवर्क में वो वायरस डला हुआ था जो भी था, जिसके कारण कंपनी को इस तरह, क्योंकि यार हम 10 साल से एविएशन देख रहे हैं, इस तरह की न्यूज हमने कभी सुनी नहीं थी कि वर्ल्ड वाइड एयरबस का इतना एयरक्राफ्ट है, सबको रीबूट करना पड़ता है, जिसमें इंडिगो को 2 दिन लग गए थे क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं के पास एयरक्राफ्ट है। उसके बाद फिर ये क्राइसिस होती है। तो क्राइसिस यार इस लेवल पे तो करवाती नहीं दिखती। रीबूट भी हुआ सिस्टम तो वो चल रहा था, तब क्राइसिस नहीं उत्पन्न हुई थी। और इनका हर दिन मतलब कुछ ना कुछ फ्लाइट तो कैंसिल या लेट तो साला 10 साल से हम देख ही रहे हैं, 5-7 साल से तो बहुत देख रहे हैं। इंडिगो में सबसे ज्यादा समस्या तो रहती है यार। वो सबसे ज्यादा काम भी वही कर रहे हैं तो समस्या भी उन्हीं की दिखेगी ना, काम ही वो कर रहे हैं। आपने इंडस्ट्री पूरी खा रखी है साली। इस पे वही है कि 3 भाग में इसको विभक्त कर दे, 20% मार्केट शेयर रहेगा, ब्रांड जो है तीनों अलग, सब ब्रांड्स क्रिएट कर दो। और हमेशा लोगों को लगता है कि नहीं यार फिर बर्बाद, नहीं, कंपटीशन बढ़ता है और इससे हम वापस जो एक्चुअल स्वर्णिम दौर है हमारे एविएशन का, 1000 एयरक्राफ्ट का इन्होंने डिमांड दे रखा है इंडिगो वालों ने, कुछ सोच के दिया होगा। उसका कारण ये था ना कि 1000 आ जाएगा तो यार पूरा भारत खा जाएंगे लोग। इसका कारण ये था ना कि बोइंग में तो सब में दिक्कत आ रही थी, इनके पास एयरबस है, केवल इन्हीं के पास है। और वो क्रैश होने के बाद में ना लोगों ने जो बुकिंग मैंने देखी है वो सारी की सारी एयरबस पे चली गई। और एयरबस इनके पास है तो इनके पास में भयंकर लोड बढ़ा है। उसमें स्टाफ को ले लीजिए, उसमें इनके पास ग्राउंड स्टाफ कम है, क्रू कम है, पायलट्स कम है। उसके बारे में बता रहा था जो ये लड़कियां ही केवल लेते हैं, उसके बारे में बताया कि लड़कियां औसतन उसी आयु के लड़कों से 20 किलो कम भारी होती हैं। अब 6 फीट का आप लड़का लोगे स्टीवर्ड जो होता है, और आप जब 5 फीट 3 इंच 6 इंच की लड़की लोगे, लड़की स्लिम होगी, लड़का मस्कुलर होगा, जो प्रेजेंटेबल होता है, जो इस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, 30 किलो अधिक होगा। एक 50 किलो की, एक 80 की या 90 किलो की, 6 फीट का आदमी 90 किलो का होगा। बोलते साली ये लोग इतना चिरकुटाई कर रहे थे कि हम खाली लड़कियों को लेंगे, हमारा 200 किलो कम वजन हो जाएगा एयरक्राफ्ट का। इस लेवल पे लोग जा रहे थे। और लड़कियों के बारे में बोले कि वो इतनी ओवरवर्क्ड है कि आपको तो वो मुस्कुरा करके ग्रीट करते हैं और लॉबी में वो रोती रहती है। ये सारा जो है। और मैंने पहली बार देखा है कि सांवली और भी डार्क लड़कियां इंडिगो में ही देखी, पहले नहीं होता था ऐसा, पर मैंने इसमें हर तरीके की लड़कियां देखी। तो बहुत अच्छी बात है, अभी हर तरीके की लड़कियां क्यों करना है? नहीं, बात रंग भेद की नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये उस हिसाब से सैलरी को लेकर के, टाइम को लेकर के, ओवर वर्किंग को लेकर के भी डिस्क्रिमिनेशन चलते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मैं अगर एकदम ब्रूटल असेसमेंट करो आप इंडस्ट्री की,
तो इंडस्ट्री वाले बोलेंगे तुम काली हो, तुमको कौन लेगा? बिल्कुल सही बात। हम यही तुम्हें होता है। जॉब ही दे देना, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये होता है। तो वो डाइवर्सिटी के नाम पे एक्चुअल में वो कास्टेइस्ट या फिर कलर्ड जो है नीतियां जो वो इस तरह से वो बना रहे हैं। हो सकता है, वो हमें आपको देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वहां पे अंदर खाने में तो सब चीजें होती हैं। हो सकता है। क्योंकि लंबे समय तक आप देखो जैसे हम शोषण कहते हैं। हाँ, होता है। अब चलते हैं हम लोग चौथे विषय पे, जो हमारा दूसरा विषय बनते बनते रह गया, जिसके लिए हमने जामा मस्जिद का ट्रांजिशन भी डाला था। कांग्रेस जो कर रही है, चाहे एसआईआर को लेकर के, और भाजपा राजी हो जाती है। पहले मुझे लगा कि यार भाजपा राजी क्यों हो गई एसआईआर पे डिबेट करने के लिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के उस पे। फिर मुझे लगा, जब मैं देख रहा हूँ हर दिन नई चीजें हमें पता चल रही कि अरे साला 50 से लॉ है, इन्होंने उसको गवर्नर बना के सूडान भेज दिया था। इन्होंने ये किया, बोले कि नहीं, भाजपा ने सोच समझ के एक्सेप्ट किया कि भाई हमें पता है कि ये क्या बोलेंगे, हम अपनी तैयारी के साथ जाएंगे और इनको पेलेंगे, और उसके बाद फिर जो है अजीत भारती 2 करोड़ दे देना है, उसका माहौल बना देगा। तो इस टाइप से लेकर के वो चल रहे थे। तो इस पे आप लोग को क्या लगता है कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी, और एक बात मैं, कांग्रेस भी नहीं, प्रियंका वर्सेस राहुल। अरे प्रियंका वाड्रा का जो अभी नेहरू वाली जो स्पीच थी संसद में, आई एक्चुअली लाइक्ड इट। वो बड़ी अच्छी स्पीच, जो मतलब जो 2-2.5-3 मिनट के लिए वो बोली उस पर्टिकुलर पार्ट में, वो एक्चुअली बहुत बढ़िया था कि मोदी जी आप ये बताओ, नेहरू जी आप करते रहोगे, कब तक करते रहोगे? आप ऐसा करो जैसे आपने अपनी वो गालियों की लिस्ट बनाई थी, वैसी लिस्ट आप नेहरू जी की बना लो। 100, 200, 1000, 2000 जितनी भी लिस्ट आपकी बनती है, हम 16 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे, 2 दिन उसी में चर्चा करेंगे। लेकिन आप बना लो, हम उसी में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके बाद ना बेरोजगारी पे बात करेंगे। वो कितना बढ़िया बोली है वो वहां पे, विपक्ष को ऐसे ही करना चाहिए। एग्जैक्टली। साले मुद्दों बात नहीं कर रहे, वंदे मातरम को ही उन्होंने देख लो कब तक इतना खींच दिया है। कोई मुद्दा है वो नहीं, हमको ये भी लगा कि वंदे मातरम पे क्या डिस्कशन हो रहा है, मतलब सीरियसली भाई। और ये मतलब पहली बार मेरे को विशाल डडलानी की बात में सेंस लगी। पहली बार उसने इसके बारे में बोला ना कि 16 घंटे टैक्स पेयर का 1 मिनट जो है 2.5 लाख का है, 16 घंटे आपने इसी चीज के ऊपर डिबेट कर ली, कॉस्ट देख लो और क्या मिला उससे, देश को क्या मिला उससे? कुछ भी नहीं। वो जैसा है वैसे ही रहेगा भाई। और तुम इसमें यही दिखाना चाह रहे हो कि मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए पहले हमने वंदे मातरम काटा था और अब हम उसी के पक्ष में हैं। तुम इसको मत करो लागू। ये भी मुझे ये लगा कि भाई डिस्कशन हो जाए, उसके बाद बोले कि ये पूरा आज से राष्ट्रगीत गाया जाएगा, पूर्णता में गाया जाएगा। तब हमें लगता है गीगा चैट एकदम मूव हो गया, मोदी जी कहाँ से वो किरण वरण निकल रहे वो वाला, और वो पूरा ऐसे करके वो आ रहा है, क्रिस्टन बेल जो है ऐसे घूम रहा है, वैसे घूम रहा है, हेडफोन लगा रहा है, और वो बैकग्राउंड म्यूजिक पूरा, वो सब कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे पगलैती चल रही है कि साला ओवैसी बोल रहा है कि बंकिम चंद्र बीए पास नहीं थे, 7 नंबर क्या बोल रहे हैं। और चल ठीक है, पोएट बीए पास हो नहीं हो क्या लेना देना उससे, अगर उसने कबीरदास कौन सी क्लास पढ़े हुए थे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर देश की आपको इतनी चिंता है तो आपने भाई वंदे मातरम था उस टाइम पर काट दिया गया, अब उसे संपूर्ण कर दिया गया, इस बात से क्या फर्क पड़ रहा है? विपक्ष को असली मुद्दे उठाने चाहिए, असली मुद्दा उसने आज तक नहीं उठाया है। विपक्ष ने ये मुद्दा कहाँ उठाया? तो बोले कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे होगा चर्चा मंगल को, सोमवार को हम लोग वंदे मातरम पे करेंगे। नहीं तुम करना ही क्यों है भाई? तो जनगण मन पे कोई कर लो यार, और कह दो कि जनगण हटवा दो, मुसलमान नहीं खड़ा होगा इसके ऊपर, उसके लिए कुछ ले आओ, कुछ तो इस तरीके की बातें करो भाई। विपक्ष को विपक्ष की तरह, असल में तो बात यह है कि इनको अब तक ट्रीट करना ही नहीं आया। मैं जो आप बात कह रहे हो वो मैंने थोड़ा सा सुना था प्रियंका वाला, वो अच्छा कहा लेकिन वो होगा नहीं, होगा कुछ नहीं, वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। राहुल गांधी आ जाएगा, राहुल गांधी उसी दिन आकर गोबर कर देगा सारी चीज का बस। तो हेमंत बिश्व शर्मा अंजना ओम कश्यप को कल बोल के तो आया 2 दिन पहले कि
हम तो चाहते हैं 10-20 दिन आके रहे। हम तो चाहता है कि हमारा स्टेट में जब चुनाव हो हाँ। तो 2-4 महीना पहले आ जाए। फिर हम जीत जाएंगे। अरे ये आपने बाबरी के ऊपर नहीं करा जिक्र, जैसे ये जितवा देते हैं ना, अब की बार देख लेना पश्चिम बंगाल के अंदर जो हुमायूं कबीर ने करा है ना, वो टॉयलेट बनने जितना पैसा नहीं है साला सड़क के ऊपर है। और इसमें देख लेना, इससे ये सच्ची कह रहे बहुत सारे मुसलमान, इससे हिंदू लामबंद होगा और हिंदू लामबंद होना चाहिए भाई। अरे ये जो बाबरी 6 दिसंबर को ईंट ले लेके घूम रहे। यार अचानक से उसको ममता ने निकाल दिया। ममता ने उसको पहले भी निकाला था और फिर भाजपा ने कहा आजा मेरी छतरी के नीचे आजा, तो भैया भी सलमा ये ईंट ले लेके घूम तो रहे हैं। अब वहां पे ना इनको ये भी देखना चाहिए कि आरएसएस भी पॉलिटिकल मोड में घूम रही है। तो और ये बड़ी चिंगारी बनेगी। नहीं क्या भाई, क्या है ना, ये जो SIR वाला भी पूरा मुद्दा चल रहा है, ये बंगाल में इस बार बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है सबसे बढ़िया चुनाव होगा। क्या है कि कितने 28 लाख वोट शायद अभी तक इधर उधर हो चुके हैं ना, कटे हैं 28 लाख कट चुके हैं। तो 76% जब हुआ था उसी वक्त कटे थे। 76% डिजिटाइजेशन हुआ था उसी। और फिर अभी आप ये लगा लीजिए कम से कम 70 लाख से 1 करोड़ वोट इधर उधर होगा इसमें। और जो पिछली बार जो हार जीत का डिफरेंस रहा है 28 लाख वोट, केवल 28 लाख वोट का रहा है। मतलब टीएमसी के बाद 28 लाख वोट अधिक थे। अब आप सोचिए कि इतने नंबर ऑफ वोट्स जो कटने वाले हैं, इनमें से कितना वोट ऐसा होगा जो मर चुका होगा, कितना वोट ऐसा होगा जो घुसपैठियों का होगा। अब इससे मुझे इसीलिए SIR इतना पसंद आ रहा है कि भाई ये सिर्फ एक काम नहीं कर रहा, ये सिर्फ वोट छटनी जो है वो ठीक नहीं कर। अब क्या होता है ना कि जैसे ही SIR जैसी प्रक्रिया होती है तो जो लोग वोट बैंक थे वो वोट बैंक नहीं रहे, उनका वोट कट गया है। और वो लोग केवल इम्पोर्टेंट इसीलिए थे क्योंकि वो वोट बैंक थे किन्हीं पार्टियों के। तो जब वो वोट बैंक नहीं रहते ना तो आपकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है और उसके बाद आप साले भागते हो। इसीलिए ये वीडियो अभी वायरल हो रहे थे ना कि तो यहाँ पर एक जगह से 200 लोग एक दिन में जा रहे हैं। भाई वो जो रेस का घोड़ा लंगड़ा हो जाता है ना, ये ममता खुद उन्हें गोली मरवा देगी, भगवा देगी बिल्कुल कि भाई तुम्हारी वोट कट गई, अब निकलो यहाँ से। और क्या होता है ना, कई बार भाई देखो, हर बार जरूरी नहीं है कि आप सामने वाले को, कई बार सिर्फ डर बहुत होता है कि मुझे गोली लग जाएगी। जरूरी नहीं है कि गोली मारो आप। अब बिहार में क्या हुआ कि जो ये लोग पूछते हैं ना कि भाई आपने बांग्लादेशियों का तो खूब बोला कि काटेंगे नाम, कितनों काटा बताइए। भाई तुम ये सोचो ना कि बांग्लादेशी पागल है क्या बिहार में जो अपना नाम डलवाना चाहेगा जब उसको पता हो कि ऐसी स्क्रूटनी होने वाली है। वो तो अपील ही नहीं करेगा कि मेरा नाम कट जाए। मैं कम से कम मैं हूँ, वोट साला देख क्या करना है हमको। बिल्कुल सही बात, हम यहाँ पे हैं। वही बात आपको बंगाल में भी देखने को मिल सकती है कि और यूपी में भी होगा कि ये लोग अपना नाम जो है वो डालने का अपील ही नहीं करेंगे चुपके से कि नहीं भाई हम तो यहाँ है ही नहीं, कम से कम हमें रहने दो यहाँ पे, अंडरग्राउंड हो जाए। तो ये इनका वोट कट जाएगा, लोग नहीं कटेंगे, लोग वहीं पड़े रहेंगे। देखो इसमें भी 2 तरीके की पॉसिबिलिटीज हैं। देखो मुझे लगता है कि सरकारें फिर उन्हें पनाह नहीं देंगी, या तो उन्हें अपना हैंडलर बनाएगी, कातिल बनाएगी, अपना लुटेरा बनाएगी, कार्यकर्ता भी नहीं बना सकती उनको। देखो ये भी इतने दंगे का वो बहुत बड़ा स्केल नहीं है, कितने लोगों को बना लोगे, बहुत बड़ा स्केल भी नहीं है वो। 10 करोड़ लोगों को सरकार तभी पालती है जब उसको वोट का पता होता है कि हमें वोट मिलेगी। सरकार की योजनाओं का कितना फायदा ये लोग उठाते हैं। मैं सिर्फ केंद्र सरकार की बात, भाई मुसलमान बोल रहा था वो जो क्या नाम है उनका, राजीव न्यूज़ 24 वाले का, वो गए थे मुसलमान से पूछ रहे हैं, बोला कि यार मेरे बेटे ने पढ़ाई की है और वो बाहर निकलता है सारा जो बांग्लादेशी लिए हुए हैं, तो इसके लिए तो मैंने पढ़ाया नहीं ना अपने बेटे को। बोला आप यहाँ से निकलो और दोनों तरफ जितनी दुकानें सब बांग्लादेशियों की है, हमारा बच्चा कहाँ जाएगा। बिल्कुल। तो ये रियलाइजेशन मुसलमानों को भी अब होना आरंभ हो गई है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो ये हमारा ही खा रहे हैं। भारत के जो मुसलमान हैं उनकी भी जॉब्स वगैरह सब खा रहे हैं ना, ये वो तो बहुत पहले से तय उसी था, की खाएंगे ना, बहुत पहले से तय था। उन्होंने पहले हिंदुओं की खाई, अब ये जो है इनकी जॉब वो खा रहे हैं क्योंकि वो चीप काम कर देंगे, चीप काम कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो अमेरिका में पूरा ये लेबर क्राइसिस और ये जो बवाल चल रहा है इसी कारण चल रहा है कि इमिग्रेंट जो $1 पे काम कर रहा है, तुम्हारे यहाँ लॉ $3 प्रति घंटा या इस टाइप का कुछ मान लीजिए एक लॉ वहां पे बना हुआ है,
1 तिहाई में वो काम करने लगता है। उसको सरवाइव करना है, तुमको ऐश करना है। एग्जैक्टली H1B यही तो है। और है क्या वो उसी के अगेंस्ट, मतलब जो ट्रम्प जीता H1B बोल बोल के जीता, यही तो है। और क्या है? जिस टाइम पे ये मुसलमानों ने आकर के ना बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं ने यहाँ काम पकड़ने शुरू करे, और नोएडा में एक बहुत बड़ी घटना भी हुई थी यहाँ पे। 2017 में घेर लिया गया था पूरा सोसाइटी और पत्थर मार दिए थे। तो उस टाइम पे कहने लगे कि तो यहाँ के मुसलमान बहुत खुश थे। तो मैंने उसी टाइम कहा था, मैंने कहा तुम अभी खुश हो रहे हो, ये 5-7 साल के बाद में तुम रोगे। कारण क्या है कि मुसलमान के पास में आबादी है, वो लेबर क्लास है, वो ही लेबर करने के लिए जाता है। आज वो हिंदुओं की, दलितों की जॉब खा रहा होगा, चलो वो यहाँ से ट्रांसफर होगा, कहीं और चला जाएगा, लेकिन कल को वो तुम्हारे से भी तो सस्ता काम करेगा, फिर तुम्हें भी तो काटेगा। और जब उसकी 10 साल में जड़ें जम चुकी होंगी, वो ये नहीं देखेगा कि ये हिंदुस्तान का फुरकान है या हिंदुस्तान का अमर है। उसके जो आड़े आएगा वो उसको खत्म करेगा, और दंगे होंगे, और फिर दंगे होंगे आपस में, इन लोगों के दंगे होंगे। और कई जगह पे इस तरीके की चीजें आई भी हैं। यस, पॉपकॉर्न रख लीजिए, अब होने वाला है वो। हाँ, हो सकता है। हाँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यही खुद खदेड़ेंगे भाई, ये खुद खदेड़ेंगे यार। अगर आप देखो ना, 2 करोड़ आप बोलते हो कि बांग्लादेशी 2 करोड़ के आसपास हैं। हाँ। 20 करोड़ ये हैं, तो 2 करोड़ का वो 7-8 करोड़ 10-1 करोड़ जब हो जाएगा, उनके बच्चे जब पैदा होंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो उसके बाद क्लैशेस ही होंगे। और असल में क्या है ना, 2 करोड़ को 3 करोड़ होने में 9 ही महीने लगेंगे। हाँ, वही असल में क्या है ना, हिंदुस्तान के मुसलमान को एक टाइम पे ये लग रहा था कि ये हमारे साथ मिलेंगे तो हम गजवा हिंद करेंगे। पर देखो यार, वो देखो जो बाहर से आए हुए हैं ना, वो मक्खी मच्छर ही हैं। अगर उनको देखा जाए ना, वो बहुत बड़ा काम कुछ नहीं कर सकते। इनको आबादी के तौर पर देख रहे हैं। अगर मान लो कि किसी स्टेट की पुलिस भी मारने लग जाएगी ना, वो डंडों से मार देगी, बिना हथियार के मार देगी, जान से मारने भी आई तो। फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि यार इतना बड़ा देश है, इसमें ये सब चीजें फिलहाल की तारीख में नहीं हो सकती। मैंने कह रहा हूं कि तुम अपने बच्चे पैदा कर लो और उनको क्रिमिनल बना लो, तब भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि दूसरे नहीं बैठे हैं 100 करोड़ के लोग। ठीक है, जब अपने पाएंगे तो ये सारे काम कर देंगे। फिर तीसरी बात यह है कि वैश्विक शक्तियां भी ऐसे बेवकूफ नहीं बैठी हुई हैं। ठीक, अब ऐसे में बिलबिलाने लगे यूरोप वाले। हाँ, अब उनको मजा आना, जो मजा तब तक ले रहे थे पॉलिटिशियंस, अब लोग कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए ये मजा। उकता रहे हैं भैया, उकता गए हैं भाई। भैया वहां पे पोस्टर लेके लड़कियां खड़ी होती थी, ओपन फॉर रिफ्यूजीज। अब क्या हो रहा है, अब उनके भाई ही अब जान बचा रहे हैं उनकी। पूसा रोड बना दिया, पूसा यूनिवर्सिटी बना दी है उसकी पूरी। अब क्या हो रहा है, हिंदुस्तान का मुसलमान ही इस बात के लिए खड़ा होगा कि नहीं भाई, हो गया बस बहुत, अब इनको निकालो यहाँ से। क्योंकि आप देखो ना कि जो नहीं गए ना उधर, वो थोड़े तो स्मार्ट रहे होंगे कि साला उन्हें पता होगा इस्लामिक रूल का एक्सपीरियंस क्या होता है। बिल्कुल, बोले भाई हमें नहीं जाना है, हम यहीं पे रह लेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे हम ठीक रहेंगे। अब बीच में थोड़ा गजवा हिंद हिलोरे मार लेता है, अपना झंडा देख के दिक्कत हो जाती है। नहीं, लेकिन वो हिलोरे की जगह पर, रहे की जगह पर डे भी तो लगा देती है सरकार कहीं बीच में, फिर वो लगा देती है बीच में। नहीं, हमारे किसी बिहार वाले को जो ओवर कंपनसेट करते हैं प्रोनाउंसिएशन में, वो वही बोल देंगे, और वो डॉ को रहे बोलते हैं। हमारे मंदिर में पंडित जी थे बिहार से, वो डाम बोलते थे, डाम। और पेड़ को पेड़ बोलते हैं। मैं बोलता था, मैं पेड़ और बहुत पेड़ सड़क पे जा रहा था, बोले तो मेरा एक दोस्त था, बोला पेड़, मैं तो इसी को यार सड़कता है आदमी, सड़क पे तुम जा कैसे रहे? हम बोले यार रोड, तो आज सड़क बोल रहे हो, सड़क तो रोड का डा बोल सकते हो, लेकिन सड़क का सड़क नहीं बोल पा रहे हो। नहीं तो डा और डा में अंतर है ना, डा अलग होता है भाई, डा अलग बड़ी डा। सरकार इनके फिर हिलोरे लगा देती है ना, तो जब इनके बार बार हिलोरे लग जाते हैं, फिर चांद बैठ जाते हैं। अभी देखो कितनी जगह से अभी ये इंक्रोचमेंट हटा, कितने लोगों से भगाया, और अभी तो हम वीडियो भी देख रहे थे यार, ये तो भगाए जाने वाले अब ना कॉमन साइट होने लग गई है। अब तो साला गुजरात से भी ऐसे सीन देख भाई, ये न्यू नॉर्मल हो गया है। इसी बात पर तो अरफा को दिखाया भी जो है ना, एकदम जिंदाबाद आदमी है, यंग लड़का, बढ़िया होम मिनिस्टर प्रॉपर बन के, और जो चल रहा है ना उसका अनहिंज्ड है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जनता के लिए एक तो ये न्यू नॉर्मल हो चुका है, दूसरी चीज क्या है कि एक्सपेक्टेशन में ये भी कम है। यार 2 करोड़ नहीं निकले, अरे यार 20,000 लोग ही चलाए हैं अभी तक, यार ये कम है मोदी जी। ये चीज अरफा के लिए प्रॉब्लमेटिक है। लोग मैथमेटिक्स गिरा रहे यार, 2,000 पर डे, 365 दिन है, 2-2.5 करोड़ है।
मोदी जी इसमें 10-12 साल लग जाएंगे आप इस पेट से, ये कौन सी बात हुई? इतने दिन ये लोग तो सरकार आपकी बदल देंगे। हाँ। एक बार में नहीं भेज सकते हो क्या मोदी जी? मोदी जी ऐसा कुछ आना चाहिए, मतलब जैसे नहीं वो AI से भागते हुए लोग एक्चुअली में देखो, ये मुझे लगता है कि ये काम अभी सरकारों के बस की नहीं है। अगर ये साले खुद ही भागते रहे ना, वही वो है बेस्ट है। सरकार भागेंगे SIR के माध्यम से वैसा सिचुएशन क्रिएट कर दे रही है कि इनको अब अपना भविष्य लिख रहा है कि भाई अपना उधर ही चलो। अच्छा, एक और भी चीज है, हमने एक चीज को अभी नोटिस नहीं करा। अभी हमने कहा कि ना चलो वोट में नहीं बने तो वो कंबल डाल के और सुल्तान, वो क्या बोलते हैं उसको, उसकी तरह सरताज की तरह केवल अंडरग्राउंड हो जाता हूँ। अच्छा, सरदार की तरह। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा ना अगर वोटर कार्ड नहीं है, उसके बिहाफ पे ही सारी चीजें आप स्टार्ट कर दो ना। आप उसका एक आधार कार्ड से भी अलग एक डिजिटल कार्ड वैसा बनाओ। क्या लगता है मोदी जी ये अनाउंस करके करेंगे? SIR जो हो रहा है, NRC क्या हुआ ना कि एक ऐसा शब्द बन गया कि जिसपे मुसलमान दंगे कर देगा। बिल्कुल। अब का NRC पे मैं कोई बात ही नहीं करूंगा, SIR करवाओ, नाम बदल देते हैं। SIR में क्या है कि वो लोग चिन्हित हो जाएंगे। उनको BLOs को कुछ तो गया होगा ना भाजपा वालों की, भाई संदिग्ध जो है लोकल पुलिस थाने को बता देना है खाली तुम्हें। अब उसके बाद पुलिस थाना अपना देख लेगी। जब तुम वोटर आई कार्ड पे तुम्हारा नाम नहीं है, वोटर लिस्ट में नहीं हो, तो फिर तो वो डेटा आधार कार्ड का डेटा मैच करके तुरंत ही फिल्टर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ साला पुलिस वालों को वैसे ना पता होता है कहाँ कौन कैसे पता रहता है। पुलिस वाले सालों से इतनी रिश्वत खाएं कि सालों भागने को मजबूरी हो जाए कि साले यहाँ पे तो वहां से भी बुरा हाल। और राहुल गांधी बीच बीच में विदेश चले जा रहे हैं, बीच पार्लियामेंट जब चल रहा है डेट अनाउंस करके जा रहे हैं। जर्मनी क्यों जा रहे हैं? हाँ, जर्मनी जा रहे हैं भीख देने के लिए। वो एक लगा रखा है, ये कौन है? बोले ये हमारे सेठ जी हैं। और ध्रुव राठी आता है, सेठ जी आप नहीं होते तो हम मर जाते। बहुत अच्छा बनाया किसने, बहुत अच्छा मीम बनाया। नहीं, वो हर जगह जाता है जहां जहां पे उसको लगता है कि उसका प्रोपेगेंडा सेट करने वाले लोग बैठे हुए हैं, जहां जहां उसको थोड़ा थोड़ा पेट्रोल देने जाना होता है। पेट्रोल देने जर्मनी ही वो देश था जिसने ये कहा था कि हम देख रहे हैं आपको, भारत के लिए कहा था कि हम देख रहे हैं आपको, जब राहुल गांधी को घर से निकाला जा रहा था। अच्छा, हाँ, उसका घर जो खाली करवाया गया था, सांसद ही उसकी चली गई थी तब। क्या ये मर्केल ने बोला था? नहीं, जर्मनी मर्केल ने नहीं बोला था, बट मर्केल ने नहीं बोला था, बट जर्मनी विदेश मंत्रालय ने बोला था कि हम देख रहे हैं आपको, भारत देख लो। वो वही दिखाने आया ना, मैं तो कहता हूँ वो पेट्रोल देने गया अभी। पेट्रोल है चलता फिर, तेल पानी बदलने। अभी और सवाल आपका कुछ बचा है? नहीं, सवाल तो मेरे पास बहुत है। भाई साहब, आज की डेट में ना हम 2 घंटे का पॉडकास्ट केवल धुरंधर पे कर सकते थे। हाँ, अरे 1 घंटा तो मेरे ख्याल हुआ भी है। और जिसमें कि मैं बोला नहीं हूँ। मैंने कहा कि बहुत जबरदस्त फिल्म है, बहुत अच्छी लगी, जबकि मैं 3 बार देख चुका हूँ और मैं तब नहीं बोला। अब बोल लो, अभी समय है तो फिर से धुरंधर पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बहुत हो गया, लगभग हो गया। ठीक है, 2 घंटे हो गए, ऊपर हो गया 2 घंटे से। अरे नहीं यार, 2 घंटा 5-7 मिनट हो गया। 3:31 हो रहा है, 1.5 घंटा हुआ होगा, 1:45 हुआ होगा। हाँ, तो फिर अब मुझे तो राहुल गांधी पे आप लोगों से और एक्सपेक्टेशन थी, कुछ बोलेंगे नहीं। आप लोग अपने अपने चैनल पे एग्जॉस्ट हो गया क्या राहुल गांधी बोल के? नहीं, मैं तो बना ही नहीं रहा हूँ आजकल वीडियोस। मैं तो अब तो घर बना रहे हैं। साले की विदेश यात्रा पे क्या बोले मेरे समझ में नहीं आता यार। मतलब ना राहुल गांधी बोर हो गया है, वो प्रियंका को पकड़ेंगे। नहीं, वो बीजेपी के लिए बढ़िया है, बीजेपी चलता रहे। अब पर हमारा इतना उससे थोड़ा उस पे जेनजी भी उसको नहीं देख रही है। अब राहुल पे व्यूज भी नहीं है। तो उसने टी-शर्ट उतार दी इसीलिए कि भैया जेनजी देख नहीं रहा है, पुराने वालों को पकड़ ले, कुर्ता में आ गया है, फिर अगले दिन टी-शर्ट। तो इसका खुद को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को किसको पकड़ना है। कुर्ता तो उसने फिलॉसफी पूरा उसने की, इसलिए तो कुर्ता पहन के आया हूँ। खादी का कुर्ता, खादी पे। और बोल रहे हैं ये क्या नाम है इनका, ओम बिरला की, आप आदरणीय सांसद महोदय आप विषय पे बात करें। आ रहा हूँ, विषय जुड़ा हुआ है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। पूरा साला फैब्रिक नेशन, हर जगह फैब्रिक अलग होता है, ये जोड़ता है वो जोड़ता है, और उस फैब्रिक को SIR के माध्यम से तोड़ा जा रहा है। ये जो है भाई इतना लंबा, वो फिलोसोफर देता है, पूरी कोशिश करता है यार। फिलोसोफर थोड़ी बनना है, राजनेता बनना है भाई। और आजकल रील का टाइम है भाई, रील के टाइम पे
अगर आप फिलॉसफी देने लगे, मैंने राहुल गांधी को मार दिया है, देश में इतने ये धागे होते हैं, धागे जब मिल जाते हैं तब जाके कपड़ा बनता है, यही बोला था ना उसने कि ये इतने सारी तरीके के धागे होते हैं, धागे जब मिलते हैं तब जाके कपड़ा बनता है, और वो कपड़ा आपको गर्म रख सकता है, धागा आपको गर्म नहीं रख सकता है। वाह, गर्मी में गर्म रह के हम क्या करेंगे साले? 6 महीने यहाँ गर्मी पड़ती है, ज्यादा ही नौ ही पड़ जाती है, 8 ही पड़ जाती है, 9 पड़ लो जाती है। 2 महीने की सर्दी है भाई। मैं तो सर शर्ट में आया हूँ, मुझे तो नहीं लग रही है। हम भी सुबह से शर्ट में ही बैठे थे, हम बस तो तो। इसलिए पहन लिया कि एस्थेटिक लगता है। हाँ, ठीक ही लग जाए। मुझे तो इस जैकेट का लिंक चाहिए होगा, मैं ये यूनिक। अरे अभी तो आप दोनों लूंगा, अभी तो आप मेरी वाली दोनों का लूंगा ना, मैं वो भी लूंगा ये भी लूंगा। चलिए इसी बात पे हम लोग समापन करते हैं जी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। अपने रिव्यूज भी नीचे कमेंट अभी करके हम अवश्य भोजन बताएं। करेंगे। थैंक यू।